बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। शीर को दिन और वक्त का तयन कर सकता था, लेकिन उसने जानबूझ के एतदाल पैदा किया ताकि मलिक शावर इसरार करे और शीर को उसके इसरार से लुत्फ उठाए। मलिक शावर थोड़ी देर बैठ के चला गया। उसके जाते ही शीर को ने सलाहुद्दीन को बुलवा लिया। सुना सलाहुद्दीन, मलिक शावर दावत दे गया है। शीर को ने हंस के कहा, जिस वक्त मैंने उसकी दावत मंजूर की उसकी खुशी का आलम देखने के काबिल था। इसका मतलब है कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। सलाहुद्दीन ने तबसरा किया, किस कदर मक्कार है ये शख्स, इसकी नजर सिवाय अपने मफाद के और किसी तरफ नहीं होती। अब तो आप मुझे इजाजत दे दीजिए। अब जल्दी क्या है, मलिक शावर नंगा तो हो ही गया है, उसे किसी वक्त भी शिकार किया जा सकता है। शीर को भी मुस्कुरा रहा था। सलाहुद्दीन ने ज्यादा इसरार नहीं किया, लेकिन रात को खलीफा का पैगाम आया। जोहर उस्ताद मुकर्रब बारगाहे खलीफा पयंबर बन के शिरको के पास तशरीफ लाए। शिरको ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। जहे नसीब के जोहर उस्ताद मेरे पास तशरीफ लाए। शिरको ने खुशदिली से कहा, फरमाइए खलीफा मोहतरम खैरियत से तो हैं। जोहर उस्ताद और काजी जलीस बिन अब्दुल कवी खलीफा के राजदार और खास मुसाहिब थे। शिरको मसलहतन उनकी इज्जत करता था, क्योंकि उसे उन दोनों से अभी बहुत काम लेना थे। जोहर उस्ताद अपनी तारीफ पर भूल गया। अमीरुल मोमिनीन बाखैरियत हैं, वो आपके काम से बहुत खुश हैं। मेरी तरफ से खलीफा मोहतरम का शुक्रिया अदा करना। शिरको ने आजिज़ी से कहा, कोई हुक्म है मेरे लिए? जोहर उस्ताद ने इधर उधर देखा। शिरको उसका मतलब समझ गया। जोहर उस्ताद फिक्र ना कीजिए, यहां कोई नहीं आ सकता। जोहर उस्ताद ने सरगोशी की, सिपह सालार मोहतरम, दीवारों के भी कान होते हैं। जोहर उस्ताद ने ठीक कहा। शिरको ने उसे घूरते हुए कहा, कसरे खिलाफत की दीवारों के जरूर कान होते हैं, लेकिन शिरको की कयामगाह की दीवार ही नहीं होती, फिर कान किधर होंगे? दुरुस्त दुरुस्त बजा फरमाया सिपह सालार ने। जोहर उस्ताद खिसियानी हंसी हंसा, लेकिन फिर भी बड़ी एहतियात से शिरको की तरफ झुक के दबे अल्फाज में बोला, अमीरुल मोमिनीन ने दरियाफ्त फरमाया है कि जिस बात के लिए उन्होंने आपसे कहा था उसका कुछ बंदोबस्त हो रहा है। क्या फरमाया था खलीफा मोहतरम ने? शिरको जानकर अनजान बन गया। कुछ याद नहीं पड़ रहा है, मेरा हाफिजा कमजोर पड़ गया है शायद। मैं बताता हूं सिपह सालार। जोहर उस्ताद उसके कुछ और करीब आ गया। अमीरुल मोमिनीन ने वजीर आजम के सिलसिले में कुछ इरशाद फरमाया था। ओह, याद आ गया मुझे, शिरको ने जवाब दिया। मगर जोहर उस्ताद इस कदर खौफजदा क्यों हैं? खलीफा मोहतरम से मेरी तरफ से अर्ज कीजिएगा कि उनका खानाजाद मलिक शावर उनके कदमों के नीचे है, बल्कि जोहर उस्ताद का जूता उसके सर पर है और उसका सर किसी वक्त कुचला जा सकता है। जोहर उस्ताद का रंग सफेद पड़ गया। खुदा के लिए सिपह सालार आजम, उनका नाम ना लीजिए, किसी ने सुन लिया तो मुझे और अमीरुल मोमिनीन को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। खलीफा के इसी खौफ ने वजीर आजम को इस कदर खुदसर बना दिया है। शिरको को गुस्सा आ गया। हम ऐसे खुदसरों को सजा देना जानते हैं, आप खलीफा मोहतरम को मुतमईन कर दीजिएगा। इस जगह इस बात की दोबारा वजाहत जरूरी है कि सलाहुद्दीन के जमाने में मुसलमानों के बैक वक्त दो खलीफा थे। एक अब्बासी खलीफा जिनका सदर मकाम बगदाद था, दूसरे खलीफा फातमी थे जिनका सदर मकाम काहिरा था। अब्बासी खलीफा को तमाम सुन्नी फिरका तस्लीम करते थे और फातमी खलीफा को फिका जाफरिया के लोग अपना खलीफा मानते थे। खलीफा को अमीरुल मोमिनीन कहा जाता था। काहिरा वाले फातमी खलीफा को अमीरुल मोमिनीन कहते थे। इस जगह भी जोहर उस्ताद जिस वक्त फातमी खलीफा का जिक्र करता है तो उन्हें अमीरुल मोमिनीन के लक़ब से पुकारता है, लेकिन शीर को सुन्नी होने की वजह से मिस्र के फातमी खलीफा को अमीरुल मोमिनीन नहीं समझता था और फातमी खलीफा को अमीरुल मोमिनीन कहने से गुरेज करता था। जोहर उस्ताद पर मलिक शावर का इस कदर खौफ तारी था कि वो उसका नाम लेते भी घबरा रहा था। शिरको के तसल्ली देने पर उसे कुछ इत्मीनान हुआ। जोहर उस्ताद ने शिरको को बताया, सिपह सालार मोहतरम, हमारे वजीर आजम के जासूस कसरे खिलाफत में फैले हुए हैं और लम्हे लम्हे की खबर वजीर आजम को पहुंचाते हैं। वजीर आजम का कसरे खिलाफत पर इतना रौब है कि वो जिस कनीज या गुलाम को चाहें बुला लेते हैं और खलीफा में यह हिम्मत नहीं कि उसे रोक सके। इस तरह जो गुलाम या कनीज कसरे खिलाफत से जाता है वो वापस नहीं आता। शिरको ने उसे चौंक के देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या वजीर आजम उसे कत्ल करा देता है? जी हाँ सिपह सालार, जोहर उस्ताद ने जरा हौसले से कहा। कम अज कम मैंने तो आज तक वजीर आजम के पास से
किसी को वापिस आते नहीं देखा। फिर तुम लोग मलिक शावर का दम क्यों भरते हो? शिरको ने सवाल किया। क्या खलीफा भी मलिक शावर से डरते हैं? दम नहीं भरते बल्कि खौफ खाते हैं सिपह सालार, जौहर उस्ताद ने बताया। जान किसे प्यारी नहीं होती जनाब, बहुत डरते हैं अमीरुल मोमिनीन, जौहर उस्ताद ने बताया। उन्हें हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि कहीं वजीर आजम शाही तबीब से कहकर उन्हें जहर ना दिलवा दें। क्या शाही तबीब भी मलिक शावर का आदमी है? शिरको ने फिक्रमंदी से पूछा। शाही तबीब ही क्या, कसरे खिलाफत के तमाम ओहदेदार मलिक शावर के आदमी हैं। यहां तक कि अमीरुल मोमिनीन की बाज बेगमात भी मलिक शावर की जासूस हैं। अब तुम जाओ जौहर उस्ताद। शिरको पहले उसे अलकाबो आदाब से गुफ्तगू कर रहा था, लेकिन अब उससे वो बेतकल्लुफ हो गया था और तुमसे मुखातिब करने लगा था। शिरको ने जरा रुक के कहा, जौहर उस्ताद, तुम इस इत्मीनान के साथ वापस जाओ कि तुम्हें और तुम्हारे खलीफा को मलिक शावर की सख्तियों से जल्द ही निजात मिल जाएगी। जौहर उस्ताद मुतमईन होकर चला गया। शिरको की तरफ से दावतनामा कबूल हो जाने के बाद मलिक शावर को ज्यादा बेचैनी हो गई थी। वो चाहता था कि जल्द अज जल्द जियाफत का फैसला हो और वो शामियों के सरदारों और अमीर लश्कर को मौत के घाट उतार दे। उसने शामी खेमागाह के चारों तरफ दूर दूर पर मिस्री फौजी दस्ते लगा दिए थे कि वो इशारा पाते ही टूट पड़े और दम के दम में उनका सफाया कर दें। इधर शिरको सब कुछ देख रहा था और चुप था। उसने अब तक दावत की तारीख और वक्त मुकर्रर नहीं किया था। दोनों अपनी अपनी जगह होशियार थे। मलिक शावर जल्दी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता था कि लेने के देने पड़ जाएं। शिरको भी एहतियात बरत रहा था। उसे मालूम था कि उसके लश्कर को घेरने की मलिक शावर ने हिमाकत की है। शामी लश्कर को तो उस वक्त ना घेरा जा सका जब उनकी तादाद सिर्फ 2000 थी। ये वाकया मिस्र पर पहली यलगार के वक्त पेश आया था, जब बिलबेस के मैदान में मिस्री और यरूशलेम की मुत्तहिदा फौज ने शिरको को घेर लिया था। उस वक्त शिरको ने जंगे खंदक की तर्ज पर मुदाफियाना जंग लड़ी थी। शाह यरूशलेम हमला करते करते तंग आ गया था, मगर वो शिरको और उसके लश्कर को खंदक से ना निकाल सका। आखिर एक बाइज्जत सुलह हुई और शिरको अपने लश्कर के साथ मिस्री और यरूशलेम की फौज के दरमियान से इस तरह गुजरा था कि उसके हाथ में एक गुर्ज था और वो अपने लश्कर के बिल्कुल पीछे चल रहा था। उस वक्त यरूशलेम के एक सरदार ने उससे हंसकर कहा था, ऐ शामी सरदार, तुम्हारा लश्कर हमारे और मिस्री फौजियों के दरमियान से गुजर रहा है। अगर हम मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए तुम पर टूट पड़े तो क्या होगा? शिरको ने भारी गुर्ज को हवा में गर्दिश देकर जवाब दिया था, यह अरमान भी पूरा करके देखो, फिर मालूम होगा कि इसका क्या अंजाम होगा। यरूशलेम का सरदार झिझक के पीछे हट गया था और शिरको उसी तरह अकड़ता हुआ आगे बढ़ गया था। उस दिन शहर काहिरा में बड़ी खामोशी थी। लोग चल फिर रहे थे। छोटे बड़े बाजारों में भीड़ भाड़ थी, फिर भी हर तरफ सन्नाटा मालूम होता था। गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, जैसे वो खौफजदा हो। सलाहुद्दीन और एक सरदार अजीजुद्दीन जरवीक हस्बे मामूल शिरको के साथ आए हुए थे। शिरको जब भी लश्कर से बाहर जाता तो सलाहुद्दीन और अजीजुद्दीन दोनों उसके साथ हो लेते। यूं तो शिरको के अपने मुहाफिज दस्ते के सवार भी उसके साथ होते थे, लेकिन सलाहुद्दीन ने अपने आप को शिरको की हिफाजत से वाबस्ता कर लिया था। मलिक शावर के इस तरह जलूस के साथ घूमने से हर शामी अमीर परेशान था और लश्करगाह से निकलते वक्त तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करता था। शिरको जब इमाम शाफी के मजार पर फातिह के लिए आया हुआ था, सलाहुद्दीन ऐसे हर मौके पर उसके साथ होता। सलाहुद्दीन और अजीजुद्दीन जरवीक की एक जोड़ी थी, जहां सलाहुद्दीन वहां अजीजुद्दीन। शिरको तो मजार पर चला गया और सलाहुद्दीन और अजीजुद्दीन घोड़े से घोड़ा मिलाए बाजार में घूम रहे थे। मिस्री उन दोनों से बहुत मानूस हो गए थे। अक्सर उन्हें रोककर शरबत या कहवा पेश करते, ये भी कभी कभी उनका दिल रख लेते। सलाहुद्दीन अपनी बहादुरी की वजह से मिस्रियों में काफी मशहूर था। उसे भी इसका एहसास था कि आम मिस्री उसे पसंद करते हैं। मिस्री फौजी ना उसके पास आते और ना वो उन्हें मुंह लगाता था। शिरको को इमाम के मकबरे में गए कुछ देर गुजरी थी कि एक तरफ से ढोल ताशों की आवाजें आना शुरू हो गई। अजीजुद्दीन ने मुंह बनाकर कहा, लो वो आ गए, सरजमीन मिस्र के मालिक और तख्तो ताज के असली वारिस। इस वजीर ने तो वाकई नाक में दम कर दिया है। सलाहुद्दीन की भी तेवरियां चढ़ गई। सिपह सालार चचा ने इसे खामखा मुंह लगा रखा है। तुम मुंह लगाने को कहते हो सलाहुद्दीन? अजीजुद्दीन ने कदरे गुस्से से कहा, यह तो अपने आप को तुर्रम खान समझता है, सिपह सालार की तो परवाह ही नहीं करता। मैं कहता हूं कि आखिर ये अकड़ता किस बात पर है? अवाम इसके खिलाफ, ख्वास इसके साए से बचते हैं। यरूशलेम का बादशाह इसे कुत्ते से भी बदतर समझता है, मगर यह है कि अपनी वजारत का डंका गली गली और सड़क सड़क पीटता फिरता है। अब मलिक शावर वजीर आजम सल्तनत की सवारी नमूदार हो गई थी।
आगे आगे नकीब, जिसके हाथ में मिस्र का परचम था, उसके साथ ढोलो ताशे, करनाओ बूक, फिर वजीर आजम की शाहाना सवारी, दाएं बाएं और पुष्ट पर 5-5 मुसल्ला सवार। अजीजुद्दीन उसे देखकर आग बगोला हो गया। ये इधर क्या करने आया है? अजीजुद्दीन ने गुस्से में सलाहुद्दीन से पूछा। मुझे क्या पता क्यों आया है, सलाहुद्दीन ने बेदिली से कहा। इसी से जाके पूछो, सलाहुद्दीन ने यूं ही कह दिया था, लेकिन अजीजुद्दीन जरवीक को जैसे बात लग गई। हाँ सरदार, अब इससे पूछना पड़ेगा। जरवीक ये कहता हुआ घोड़ा बढ़ाकर मलिक शावर के सामने पहुंच गया। ढोल ताशे वाले एक तरफ हो गए, जाते हुए लोग रुक के खड़े हो गए। तुम किधर जा रहे हो? जरवीक ने इस तरह कहा जैसे वो किसी आम आदमी से बात कर रहा हो। मलिक शावर का गुस्से से मुंह लाल हो गया। उसकी तो बीच बाजार में तौहीन हो गई थी। मिस्र के वजीर आजम को, जिसका दर्जा एक मुतलकुल इनान बादशाह से कम न था, एक शामी ने तुम कहकर मुखातिब किया था। मलिक शावर ने एक तायराना नजर दाएं बाएं डाली। मुहाफिज सवानों और आम मिस्रियों में उसकी सुबकी हो रही थी। उसने कड़क के कहा, किससे बात कर रहे हो? तुम मुझे नहीं पहचानते? जानता हूं, बदअहद और एहसान फरामोश को कौन नहीं पहचानता। अजीजुद्दीन ने तुर्की बा तुर्की जवाब दिया। उस वक्त सलाहुद्दीन भी घोड़ा बढ़ाकर अजीजुद्दीन के पास पहुंच गया। मलिक शावर को सहारा मिल गया। उसने बजाय जरवीक को जवाब देने के सलाहुद्दीन को मुखातिब किया। सरदार सलाहुद्दीन, आप तो मुझे जानते हैं। इस बदतमीज आदमी को बताइए कि मैं कौन हूं और मुझसे किस तरह गुफ्तगू करना चाहिए। इसने मेरा रास्ता रोक लिया है। सलाहुद्दीन ने जरवीक को देखा और तंजिया लहजे में कहा, अजीजुद्दीन जरवीक, तुमने क्या कह दिया कि मिस्र के वजीर आजम इस कदर लाल पीले हो रहे हैं? मैंने कुछ नहीं कहा सरदार, अजीजुद्दीन ने जवाब दिया। सिर्फ ये पूछा है कि तुम किधर जा रहे हो, बस ये आपे से बाहर हो गए। देखा सरदार आपने, इस मामूली आदमी ने फिर बदतमीजी की। मलिक शावर ने सलाहुद्दीन से शिकवा किया। वजीर आजम, अजीजुद्दीन ने पूछा है कि तुम कहां जा रहे हो, इसमें झगड़ने की क्या जरूरत है? सलाहुद्दीन ने यूं कहा जैसे कोई बात ही नहीं। जहां जा रहे हो बता दो, बात खत्म हो जाएगी। मैं क्या बता दूं? ये कौन होता है पूछने वाला? इस मुल्क का वजीर आजम हूं, मलिक शावर ने अकड़ के कहा। मैं इसे सजा दे सकता हूं, गिरफ्तार करा सकता हूं। तो फिर ठीक है, तुम दे लो सजा इसे। यह कहते हुए सलाहुद्दीन ने तलवार बेनियाम कर ली और हवा में लहराते हुए कहा, खबरदार, कोई मुहाफिज आगे ना बढ़े। यह मलिक शावर और अजीजुद्दीन का झगड़ा है, इन्हें खुद फैसला करने दो। अजीजुद्दीन ने भी तलवार खींच ली थी, मगर मलिक शावर बहुत चालाक था। अजीजुद्दीन की तलवार अभी नियाम से पूरी तरह बाहर भी ना आई थी कि मलिक शावर की तलवार चमकी और सीधी उसकी गर्दन पर आई। अजीजुद्दीन अगर एक माहिर शमशीर जन ना होता तो उसकी गर्दन उड़ के दूर जा गिरती, लेकिन उसने अपनी गर्दन को तेजी से झटका देकर एक तरफ हो गया और जवाबी वार करके मलिक शावर के शाने को जख्मी कर दिया। उसका दायां हाथ झूल गया और तलवार हाथ से गिर गई। मलिक शावर ने घोड़ा मोड़ा ताकि निकल जाए, लेकिन अजीजुद्दीन का हाथ उसकी कमर तक पहुंच चुका था। मलिक शावर ने बचने की कोशिश की, मगर अजीजुद्दीन ने जोर किया और उसे जीन से नीचे खींच लिया। फिर जरवीक उसके सीने पर पहुंचा और पलक झपकने में मलिक शावर की गर्दन उसके तन से जुदा करके जरवीक ने उसे अपने नेज़े पर बुलंद कर दी। लोगों की आंखें फटी रह गईं। किसी को अपनी आंखों पर यकीन ना रहा था, लेकिन मलिक शावर का सर नेज़े पर लटका था। मिस्र का गद्दार और बदअहद वजीर आजम अपने अंजाम को पहुंच चुका था। मिस्री अवाम पलकें झपकाकर उस मंजर को देख रहे थे। जरवीक घोड़े पर बैठ चुका था और नेज़े को हवा में गर्दिश दे रहा था। सलाहुद्दीन की बराहना तलवार जरवीक की हिफाजत कर रही थी। मलिक शावर के बाजे ताजे वाले अपने आका का अंजाम देखकर भाग उठे। वो मिस्री सवार जो मलिक शावर के गिर्द नीम दायरे की शक्ल में चलते थे, उन्होंने सर झटक झटक कर नेज़े पर चढ़े मलिक शावर का सर देखा और घोड़े मोड़कर इस तरह भागे जैसे मैदान जंग से शिकस्त खोरदा लश्कर भागता है। वो क्यों ठहरते और मलिक शावर को कत्ल करने वाले से क्यों लड़ते? उन्हें जिसके लिए लड़ना था वो तो राही मुल्क के अदम हो चुका था। फिर वो क्यों लड़ें और खुद को क्यों हलाकत में डालें? अवाम की नजरें भी जरा देर बाद अपनी जगह आ गईं। फिर किसी तरफ से नारा बुलंद हुआ, जालिम मारा गया। उसके साथ एक दूसरी आवाज आई, गद्दार अपने अंजाम को पहुंच गया। गरज जितने मुंह उतनी बातें, नारों में तेजी आती जा रही थी। यह भी अजीब इत्तेफाक था कि धूम धड़क्के से आने वाले उस वजीर आजम की हिमायत में एक नारा भी ना लगा जो खुद को मिस्र का मकबूल तरीन वजीर आजम और महबूब लीडर समझता था। शीरको शायद बाहर शोर सुन के मकबरे से जल्दी निकल आया। उसने मलिक शावर का सर नेज़े पर चढ़ा देखा तो हैरान रह गया। ऐसे मौके पर बड़े से बड़ा सरदार घबरा जाता है। शीरको और उसके दो सरदार उस वक्त मिस्री अवाम में घिरे हुए थे और कुछ भी हो सकता था, लेकिन कुछ भी तो नहीं हुआ। हुआ भी तो यह कि शीरको की हिमायत में नारे लगना शुरू हो गए।
हमारा निजात दहिंदा जिंदाबाद, शिरको जिंदाबाद, बिलबेस का फातेह जिंदाबाद, सलाहुद्दीन जिंदाबाद, शामी सरदार जिंदाबाद। यह इशारा अजीजुद्दीन जरवीक की तरफ था, जिसके नेज़े पर अब भी मलिक शावर का सर बुलंद था। शिरको ने अपने मुहाफिज सवारों को इशारा किया। एक ने चीख कर कहा, आप लोग अपने घरों को जाएं। लोग सामने से छट गए, रास्ता बन गया। शिरको अपने साथियों के साथ उनके दरमियान से गुजरा। उसके नाम के नारे अब तक लग रहे थे और मलिक शावर का सर नेज़े पर चढ़ा था। एक रिवायत के मुताबिक मलिक शावर को इमाम शाफी के मजार के बाहर सलाहुद्दीन और अजीजुद्दीन जरवीक ने गिरफ्तार कर लिया था। उसे शिरको के हुक्म से कैद खाने में डाला गया, जहां उसका इंतकाल हो गया। मलिक शावर का एक बेटा जिसका नाम अली था बहुत पहले मारा जा चुका था। बाकी दो बेटे कामिल और ताहा उस वक्त दारुल वजारत में थे। उन्हें वहां से गिरफ्तार किया गया। उस जमाने का दस्तूर था, जब कोई गैर पसंदीदा शख्स माजूल किया जाता या कत्ल कर दिया जाता तो अवाम उसकी रूह से इस तरह बदला लेते कि उसके घर बार लूट लेते और उसके अजीजों अकारिब को कत्ल कर देते। सलाहुद्दीन उस दस्तूर से वाकिफ था। उसे मलिक शावर के उस घर की फिक्र पड़ गई जहां मलिक शावर की बीवी शोहर से अलग अपनी दो बच्चियों के साथ रहती थी। ये बात उसे आमिर गरबी ने बताई थी। मलिक शावर के कत्ल होते ही लोग उसके मकानात लूटने के नारे लगा रहे थे। मलिक शावर का एक मकान तो सईद में था, जिसमें उसकी बीवी और दो बच्चियां रहती थी। इसके अलावा भी मलिक शावर का काहिरा की कई बड़ी बड़ी हवेलियों और महलों पर कब्जा था, जहां उसके अहबाब रहते थे। सलाहुद्दीन को आवाम के मूड से मालूम हो गया था कि वो मलिक शावर की तमाम बाकियात को तबाह कर देंगे, इसलिए उसने चंद सवारों के साथ एक मकामी बाशिंदे को हुक्म दिया कि वो मलिक शावर के सईद वाले मकान को अपनी हिफाजत में ले लें और ऐलान कर दें कि शामी सिपह सालार ने मलिक शावर की बीवी और दोनों बच्चियों को अपनी पनाह में ले लिया है। सईद के मौजूदा गवर्नर को भी उसी किस्म का हुक्म दिया गया था। सलाहुद्दीन के भेजे हुए ये सवार बरवक्त सईद पहुंचे। सईद की आवाम ने मलिक शावर के मकान को घेर लिया था और अगर सवार ना पहुंचते तो खुदा मालूम मलिक शावर की बीवी और बच्चियों का क्या हाल होता। जब एक सवार सईद के गवर्नर को यह इत्तला देने पहुंचा तो मालूम हुआ कि गवर्नर अपने अहलो अयाल के साथ अपना महल खाली करके किसी तरफ चला गया है। बहरहाल सलाहुद्दीन की बरवक्त मदद से मलिक शावर की बीवी और दो बच्चियां महल और सामान के साथ अवाम की लूट मार से बच गईं। सईद में मलिक शावर का मकान बच गया, लेकिन दूसरे मकामात पर उसके जो महल्लात, मकानात और दूसरी बड़ी मंकूला और गैर मंकूला जायदाद थी, सब तबाह कर दी गई। और तो और काहिरा के दारुल वजारत पर अवाम ने हल्ला बोल दिया और शिरको के वहां पहुंचने से पहले ही उस खूबसूरत कसर को लूट कर उसमें आग लगा दी गई थी। शिरको और सलाहुद्दीन को दारुल वजारत की तबाही का सख्त सदमा हुआ। उन्हें यह ख्याल ही नहीं था कि दारुल वजारत को, जिसमें वजीर आजम की रिहाइश थी और जिस पर हर वक्त सख्त पहरा रहता था, इतनी जल्दी खाकिस्तर कर दिया जाएगा। यह दरअसल अवामी ताकत का एक अदना मुजाहिरा था। दबे हुए अवाम जब होश में आते हैं तो पहाड़ से टकरा जाते हैं। दारुल वजारत पर पहरा था, मगर पहरेदार भी उन अवाम में से थे जो मलिक शावर को पसंद ना करते बल्कि नफरत करते थे। मुहाफिजों को जब खबर मिली कि मलिक शावर एक शामी सरदार के हाथों भरे बाजार में मारा गया है तो वो दारुल वजारत के बाहर जमा होने वाले अवाम को खुद दारुल वजारत हवाले करके निकल गए। अवाम ने उसे जी भर कर लूटा और आखिर में आग लगा दी। मलिक शावर के सर का तमाशा बन गया। वो पहले अजीजुद्दीन जरवीक के नेज़े पर चढ़ा, फिर अवाम ने उसे मांग लिया और गेंद की तरह ठोकर मारते हुए कसरे खिलाफत पर ले गए। शिरको ने बड़ी कोशिश से मलिक शावर के सर को अवाम के गजब से बचाया। उसने सर को कपड़े में लपेट के जरवीक के हवाले किया और उसे हुक्म दिया कि इस सर को खलीफा के हजूर में पेश किया जाए। एहतियात के तौर पर शिरको ने सलाहुद्दीन को उसके साथ कर दिया और उसे 100 सवारों के साथ खलीफा के महल जाने का हुक्म दिया। मलिक शावर के कत्ल की खबर जंगल की आग की तरह काहिरा ही नहीं बल्कि दूर दूर तक फैल गई थी। सलाहुद्दीन और अजीजुद्दीन जरवीक शावर का सर लेकर खलीफा के महल पर पहुंचे तो एक खलकत इकट्ठा हो गई। हर एक जबान पर यही जिक्र था, मगर कोई भी उसे अच्छे नाम या काम से याद नहीं कर रहा था। खलीफा को जिस वक्त एक गुलाम ने इत्तला दी, यह अमीरुल मोमिनीन, मलिक शावर का सर काहिरा के बाजार में कलम कर दिया गया, उस वक्त खलीफा आजिद के मुंह से एकदम निकला था, जालिम आखिर अपने अंजाम को पहुंचा, अब हम आजाद हैं। फातमी खलीफा के मुंह से निकले हुए ये अल्फाज जाहिर करते हैं कि खलीफा बराए नाम खलीफा था और तमाम इख्तियारात वजीर आजम के हाथ में होते थे। यह अब से नहीं बल्कि 1 सदी से ज्यादा अरसे से यही रस्म और दस्तूर था। खलीफा सोने चांदी के तारों के पर्दों और जवाहरात से मुरस्सा लिबास से तो लुत्फ उठा सकता था, लेकिन मुल्की मामलात में उसे दम मारने का भी हक न था। मलिक शावर के कत्ल की इत्तला पाते ही फातमी खलीफा आजिद ने शिरको को फौरन अपने हजूर में तलब किया। इस दफा खलीफा का रवैया बड़ा मुहज्जब और पुरखलूस था। उसने शिरको को खिलत फाखिरा से नवाजा
शिरको ने झुककर ताजीम पेश की। खलीफा ने बेतकल्लुफ शिरको को मिस्र की वजारत उज़्मा का ओहदा पेश किया, जिसे शिरको ने कबूल कर लिया। फिर दारुल वजारत, जिसको लूटकर वैरान कर दिया गया था और उसके दरवाजे तक खाकिस्तर हो गए थे कि असर नौ मुरम्मत की गई और उसे इस तरह आरास्ता किया गया कि उसकी शान और शौकत पहले से दोबाला हो गई। शिरको दारुल वजारत में मुंतकिल हो गया। फिर उसने मुल्क की इंतजाम की तरफ तवज्जो दी। बाज उमराए नूरिया अंदरूने खाना उससे हसद रखते थे, लेकिन मुंह पर उसकी तारीफ करते थे। शिरको ने उमरा को जागीरें अता की और उन्हें बड़े बड़े ओहदे दिए। मलिक शावर का तो खात्मा हो चुका था, लेकिन शिरको ने उसके तमाम अफसरों को उनके ओहदों पर बरकरार रखा। उस हुस्ने सलूक से मिस्री अफसर शिरको का दम भरने लगे। शिरको ने हरीम खिलाफत के मामलात में भी कुछ दखल ना दिया। जोहर उस्ताद और जलीस बिन अब्दुल कवी को उनके ओहदों पर फाइज रखा, बल्कि मुशाहरा और वजीफे में भी इजाफा कर दिया। इस दौरान एक दिन खलीफा का राजदार जोहर उस्ताद शिरको के पास आया और बड़े प्यार से शिरको से कहा, मौलाना अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि हमको यकीन कामिल है कि अल्लाह ताला ने बामुकाबला दुश्मनाने खिलाफत हमारी मदद का सहरा तुम्हारे सर पर बांधा है। हमको उम्मीद है कि तुम हमेशा अपनी खैर ख्वाही का दौलत अलविया को उम्दा सबूत देते रहोगे। शिरको ने उस इज्जत अफजाई का शुक्रिया अदा किया और कहा, मौलाना खलीफा मोहतरम की खिदमत में मेरी तरफ से अर्ज किया जाए कि इंशाअल्लाह ताला जैसी मुझसे तवक्को है उससे ज्यादा मैं अपने आप को साबित करने की कोशिश करूंगा। जोहर उस्ताद ने वापस जाकर खलीफा से शिरको की तारीफों के पुल बांध दिए। खलीफा बेचारा जब किसी से बहुत खुश होता तो और कुछ तो कर नहीं सकता था सिवाय इसके कि उसे खिलत से नवाजे। उसने उस वक्त शिरको को खिलत फाखिरा भिजवाई। मिस्र के तमाम उमरा और वुजरा धीरे धीरे शिरको के हल्का बगोश होते जा रहे थे। अवाम ने एक जमाने के बाद सुख का सांस लिया था। खलीफा को भी आजादी हासिल हुई थी और शिरको की वजह से खासो आम उसकी इज्जत करने लगे थे। मलिक शावर का कत्ल एक हफ्ते बाद किस्सा पारीना बन गया। अब शिरको वजीर आजम था और उसी के नाम का पूरी ममलुकत में डंका बज रहा था। खलीफा आजिद ने शिरको को वजारत उज़्मा का कलमदान देते हुए अल मंसूर अमीर अल जियोश का खिताब अता किया था। फिर जनवरी 1169 में शिरको को मिस्री अफवाज का कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया गया। शामी लश्कर का वो पहले ही सिपे सालार था। मिस्री अफवाज के तहत आ जाने से दोनों अफवाज एक हो गई और शिरको सिपे सालारे अफवाज मिस्र शाम हो गया। उस मौके पर खलीफा ने शिरको को सिपे सालारे आजम और शाह जफर इकबाल के खिताबात इनायत फरमाए। शिरको हर हफ्ते सुल्तान दमिश्क को मिस्र के हालात से आगाह करता और नए अहकामात का ख्वाह होता। सुल्तान दमिश्क ने उसे मिस्र के मामले में बिल्कुल आजाद कर दिया था। उसका हुक्म था कि वो हालात के तहत अपनी सवाबदीद से काम कर ले। शिरको को पहली बार एक मफतूहा मुल्क की हुक्मरानी मिली थी, इसलिए वो बहुत फूंक फूंक के कदम उठाता और हर फैसला उमराए नूरिया के मशवरे से करता। उसने अपने फौजी खजाने से लोगों में खूब रुपया तकसीम किया और सखी मशहूर हो गया। शिरको यूं तो बहुत तुंद खू था, लेकिन दिल का बुरा ना था। अहम मामलात में बड़ों से क्या छोटों से भी मशवरा कर लिया करता था। जब तक दमिश्क में रहा अपने बड़े भाई नजमुद्दीन अयूब से मशवरा करता था। एक रिवायत के मुताबिक एक बार सुल्तान दमिश्क नूरुद्दीन जंगी बीमार पड़ा और उसकी हालत ऐसी बिगड़ी कि बचने की कोई उम्मीद न रही। ऐसे मौकों पर मफाद परस्त उमरा की बन आई थी। सुल्तान हल्ब में बिस्तर मर्ग पर था और शिरको दमिश्क में था। शामी अफवाज उसके कब्जे में थी, वो जो चाहे कर सकता था। उस मौके पर एक बदजात अमीर ने उसे मशवरा दिया कि अपनी सुल्तानी का ऐलान करके दमिश्क पर काबिज हो जाए। शिरको आखिर इंसान था। अमीर के कहने से वो बहक गया और सुल्तान दमिश्क होने के ख्वाब देखने लगा, मगर हर अहम मौके पर बड़े भाई नजमुद्दीन से मशवरा करता था। चुनाचे नजमुद्दीन के पास गया और अमीर ने जो मशवरा दिया था वो उसे बयान कर दिया। नजमुद्दीन ने बहकाने वाले अमीर का नाम पूछा तो उसने नाम भी बता दिया। नजमुद्दीन ने उसे समझाया कि ऐसी गलती करने की कोशिश ना करे। दरबारी अमीर थाली के बैंगन होते हैं, जिसका पलड़ा भारी देखा उसके हो गए, फिर ये उसकी एहसान फरामोशी होगी। उसे चाहिए कि सुल्तान दमिश्क की बीमारी का नतीजा देखे। अगर सुल्तान अच्छा हो गया तो उसकी नजर में शिरको की इज्जत और बढ़ जाएगी, और अगर खुदा न खास्ता सुल्तान चल बसा तो वही सबसे ज्यादा तजर्बेकार और बाअसर अमीर है। सुल्तान का बेटा अभी शीरख्वार है। ऐसी सूरत में तमाम उमराए नूरिया उसको सुल्तान चुनेंगे। इस तरह सुल्तान बनने की कुछ शान ही और होगी। अच्छा हुआ कि बड़े भाई की नसीहत शिरको ने मान ली। उसने नजमुद्दीन के कहने के मुताबिक उस गद्दार अमीर को गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया।
खुदा का करना ऐसा हुआ कि सुल्तान अच्छा हो गया। वो दमिश्क वापस आया और अपने गुस्ले सेहत का बहुत बड़ा जश्न किया और भरे दरबार में शिरको की तारीफ की कि शिरको एक ऐसा वफादार अमीर है जिसे उमराए नूरिया में से एक अमीर ने बगावत का मशवरा दिया, मगर इस बावफा ने इताअत से मुंह ना मोड़ा। उस वक्त ये दमिश्क में था और असाकिर इस्लाम इसके कब्जे में थे। ये बड़ी आसानी से सुल्तान बन सकता था। फिर सुल्तान ने एकदम शिरको से पूछा कि वो इस दरबार में उस अमीर का नाम जाहिर करे जिसने उसे बगावत और गद्दारी का मशवरा दिया था। शिरको ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान के नाराज होने के ख्याल से उसे अमीर का नाम बताना पड़ा जो उस वक्त भी कैद में पड़ा था। सुल्तान ने फौरन उसके कत्ल का हुक्म सादिर कर दिया। मिस्र में शिरको तन्हा था। उसे अपने बड़े भाई की याद बहुत सता रही थी। आखिर उसने उसका जिक्र सलाहुद्दीन से किया। सलाहुद्दीन, क्या यह मुनासिब ना होगा कि भाई नजमुद्दीन को काहिरा बुलवा लूं? सलाहुद्दीन ने हैरानी से शिरको को देखा। सिपे सालार चचा, मेरी समझ में नहीं आता कि आप बाबा जान को मिस्र क्यों बुलाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि यह बात सुल्तान दमिश्क को भी नागवार गुजरेगी। नहीं सलाहुद्दीन, सुल्तान मेरी बात नहीं टाल सकते, शिरको ने बड़े यकीन से कहा। मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि भाई नजमुद्दीन को काहिरा भेज दिया जाए, क्योंकि इस नई ममलुकत में मैं खुद को तन्हा महसूस करता हूं। आप मेरे बुजुर्ग हैं सिपे सालार चचा, सलाहुद्दीन ने संजीदगी से जवाब दिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि सुल्तान पर आपकी दरखास्त का कुछ अच्छा असर ना पड़ेगा। हो सकता है कि वो आपको मिस्र की वजारत के लिए नाअहल तस्वुर करे और आपकी जगह किसी और अमीर को मिस्र का वजीर आजम नामजद कर दें। मगर शिरको कुछ कहना चाहता था कि रुक गया। सिपे सालार चचा, सलाहुद्दीन ने खुद ही कहा, आपको शायद अंदाजा ना हो, लेकिन मैं उमराए नूरिया के दिलों में झांक सकता हूं। उनका जाहिर व बातिन यकसा नहीं। ये आपसे क्या कहते हैं और पता नहीं सुल्तान को आपके बारे में क्या लिख के भेजते हैं। तुम गलत कह रहे हो सलाहुद्दीन, शिरको ने बात काट दी। उमराए नूरिया के दिल में चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन सुल्तान का दिल मेरी तरफ से बिल्कुल साफ है। वो मेरी बुराई हरगिज नहीं सुन सकते। सुल्तान का राब्ता तो मुझसे है। जो कुछ मैं लिखूंगा वही उन्हें मालूम होगा। मुझे एतराफ है मैं गलत कह सकता हूं, सलाहुद्दीन ने अदब से जवाब दिया। लेकिन आपका यह ख्याल भी दुरुस्त नहीं कि सुल्तान से सिर्फ आपका राब्ता है। आखिर सुल्तान ने इतने बहुत से अमीर आपके साथ क्यों किए हैं, जबकि उन्हें यह भी मालूम है कि इनमें कई अमीर ऐसे हैं जो आपके खिलाफ हैं। जिस तरह आपका राब्ता सुल्तान से है, इसी तरह इनमें से भी बाज उमरा सुल्तान को यहाँ के हालात से आगाह करते होंगे। जब हम पिछली मुहिम से वापस गए थे तो सुल्तान ने मुझसे कुछ ऐसी बातों की तस्दीक कराई थी जिनकी इत्तला सुल्तान तक पहुंचना बड़ा ताज्जुब खेज था। तुम्हारी ये बात तो मेरे दिल को भी लगती है, शिरको ने एतराफ किया। जंग अलबाबा के मौके पर इन उमरा ने शाह यरूशलेम से जंग की किस कदर मुखालफत की थी। वो तो शरफुद्दीन बरगश और तुमने इन्हें शर्म दिलाई थी, वरना मेरे किरदार पर शिकस्त का दाग लग जाता। सिपे सालार चचा, गुस्ताखी माफ। सलाहुद्दीन ने शिरको से कम उम्र होते हुए भी उसे एक ऐसा बुजुर्गाना मशवरा दिया। आपके मुखालफिन हर वक्त इस ताक में रहते हैं कि आपसे जरा भी गलती हो और ये बात का बतंगड़ बनाकर सुल्तान को मुत्तला करें। मैं ये मानता हूं कि सुल्तान का दिल आपकी तरफ से बिल्कुल साफ है, लेकिन आईने में भी तो बाल पड़ जाता है। आप अब्बा जान को मिस्र बुलाएंगे तो ये लोग फौरन किसी साजिश बनाने की कोशिश करेंगे। सुल्तान मुअज्जम को मुत्तला किया जाएगा कि शिरको ने बड़े भाई नजमुद्दीन को इसलिए मिस्र बुलाया है कि वो भाई भतीजे के मशवरे से बाबे अली के खिलाफ बगावत करें। शिरको ये सुनकर सन्नाटे में आ गया। वो जंगी मामलात का माहिर था, लेकिन साजिशी कामों में उसका दिमाग ना चलता था। उसके तसव्वुर में भी ना था कि नजमुद्दीन के बुलाने से इस किस्म की साजिश तैयार की जा सकती है। तुम ठीक कह रहे हो सलाहुद्दीन, शिरको ने फौरन अपनी गलती तस्लीम कर ली। मैं भाईजान को नहीं बुलाऊंगा। आप अब्बा जान को जरूर बुलाएंगे, लेकिन अभी नहीं। सलाहुद्दीन ने खुद ही मना किया था और अब बुलाने का मशवरा दे रहा था। शिरको ने सलाहुद्दीन को हैरान नजरों से देखा। सलाहुद्दीन, ये क्या बात है? कभी इनकार कभी इकरार, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जब भाईजान के मिस्र बुलाने से फितना पैदा हो सकता है तो उसका ख्याल ही छोड़ दिया जाए, ना आज ना कल और ना कभी। सिपे सालार चचा, सलाहुद्दीन ने फिर बंदगाना अंदाज इख्तियार किया। हमें अब्बा जान के मशवरों की हर वक्त जरूरत है, लेकिन उन्हें फौरन बुलाने का खतरा मोल नहीं ले सकते। आप कुछ दिन वजीर आजम रहेंगे,
तो आवाम में आपकी इज्जत और मोहब्बत और पैदा होगी। फिर हम अब्बा जान को बुलाने के बारे में सोचेंगे। सलाहुद्दीन ने अपने तौर पर सही सोचा था और शिरको ने नजमुद्दीन को बुलाने का मामला मुस्तकबिल पर उठा दिया था। लेकिन इंसान का सोचा हुआ हमेशा दुरुस्त तो नहीं होता। पर्दाए गैब में क्या है इसका किसी को इल्म नहीं। शिरको को मिस्र के वजीर आजम के ओहदाए जलीला पर फाइज हुए अभी मुश्किल से 2 माह गुजरे थे कि उसका अचानक इंतकाल हो गया। यह सानहा मिस्रियों और शामियों दोनों ही के लिए एक जबरदस्त हादसा था। मिस्री और खलीफा आजिद इसलिए परेशान थे कि उन्हें बरसों बाद आजादी से सांस लेने का मौका मिला था। खलीफा और शिरको की जहनों में एक तरह की यगानगत पैदा हो गई थी। शिरको के बाद मिस्र का वजीर आजम कौन होगा, ये बात एक सवालिया निशान बनकर मिस्रियों और शामियों की नजरों में फिर रही थी। सलाहुद्दीन का तो एक तरह से सहारा ही खत्म हो गया था। कहने को तो नजमुद्दीन उसका बाप था, लेकिन उसकी बचपन से जवानी तक तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी शिरको ने उठाई थी। सलाहुद्दीन को सलाहुद्दीन बनाने वाला हकीकत में शिरको ही था। सुल्तान नूरुद्दीन के दरबार में उसे शिरको ले गया था, वरना सलाहुद्दीन का रुझान तो बचपन ही से फिक्का और हदीस की तरफ था। सलाहुद्दीन को शाहसवारी और शमशीर जनी से ज्यादा किताबें पढ़ने का शौक था। बात यह नहीं कि सलाहुद्दीन में फने सिपागरी की कोई खसूसियत नहीं थी, दरअसल उसे शमशीर जनी की राह दिखाने वाला कोई न था। नजमुद्दीन ने उसका रुझान मजहब की तरफ देखकर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था, लेकिन यह शिरको था जिसने उस खाकिस्तर में वो चिंगारी देख ली थी जो सलीबी जंगों में एक शोला बनकर भड़कने वाली थी। शिरको के इंतकाल की खबर उड़ते ही दुश्मनों ने तलवारें साफ करना शुरू कर दी थी। शाह यरूशलेम शिरको के मुकाबले पर आने से कतराता था। उसने शामियों की तलवार की काट और शिरको की जंगी हिकमत अमली देखी थी। वो 2 मर्तबा शिरको के हाथों शिकस्त खा चुका था, लेकिन अब शिरको मैदान से हट गया था। इसलिए शाह यरूशलेम ने भी फौरन घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए थे। लेकिन उसके लिए मुश्किल ये थी कि कोई मलिक शावर उसके हाथ ना आ रहा था। मिस्रियों ने 2 ही माह में शिरको को अपना सब कुछ समझना शुरू कर दिया था। जब खलीफा लाजिद ने शिरको को वजारत दी थी तो पूरे मिस्र में उस तकर्रुर पर खुशियां मनाई गई थी। चरागा हुआ था। नए वजीर आजम का इंतखाब और तकर्रुर फातमी खलीफा आजिद को करना था। खलीफा आजिद जानता था कि शिरको का जाननशी वही होगा जिसको उमराए नूरिया पसंद करेंगे, इसलिए उसने इंतजार किया कि उमरा खुद किसी का इंतखाब करके खलीफा को मुत्तला करें और खलीफा उसके वजीर होने का ऐलान करें। लेकिन उमराए नूरिया में इस मसले पर इख्तलाफ पैदा हो गया था। उस वक्त काहिरा में शामी लश्कर के साथ 6 उमराए नूरिया मौजूद थे और बिलाशुबा उनमें हर एक तजर्बेकार और उम्र रसीदा था, और इसी वजह से उनमें से हर एक अपने आप को शिरको का जायज जाननशीं समझता था। शिरको के साथ आने वाले मुंदरजा झैल उमरा थे जो जाननशीनी के दावेदार थे। ऐनुद्दौला बारूकी, शरफुद्दीन बरगश, कुतुबुद्दीन, सैफ अहमद मस्तूब हकारी, शहाबुद्दीन महमूद हारमी और फकी ईसा हकारी। उम्र और तजर्बे के लिहाज से सलाहुद्दीन का नंबर इन सब के बाद आता था, क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 30 साल थी और वो सबसे ज्यादा कम उम्र था। इन उमरा में शरफुद्दीन बरगश सबसे ज्यादा मनचला अमीर था, और जंग अलबाबे के मौके पर इस मनचले अमीर ने उन सब अमीरों को मुखातिब करके जो शाह यरूशलेम से जंग की मुखालफत कर रहे थे कहा था कि वो अमीर जो जंग में कूदकर खून बहाने से बचना चाहते हैं, उन्हें शामियों की मुलाजमत करने की बजाय खेती बाड़ी करना चाहिए और अपना वक्त बीवी के पहलू में गुजारना चाहिए। शरफुद्दीन बरगश के उस गहरे तंज की सलाहुद्दीन ने पूरी तायद की थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि शिरको ने शाह यरूशलेम से जंग का फैसला किया और उसे शिकस्त से दो चार किया। यह तो तय था कि मिस्र का नया वजीर आजम शामी लश्कर का कोई अमीर ही होगा, और उस ओहदे का फैसला भी उसी दिन होना चाहिए था जिस दिन मलिक शावर का सर खलीफा के हजूर पेश किया गया था। लेकिन ना खलीफा किसी का नाम पेश कर रहा था और ना उमराए नूरिया किसी एक नाम पर अब तक इत्तेफाक कर सके थे। उनमें जब दूसरे दिन भी इत्तेफाक ना हो सका तो उन्होंने काज़ी कुज़ा जलीस बिन अब्दुल कवी की मारिफत खलीफा आजिद को पैगाम भेजा कि खलीफा मोहतरम खुद उमराए नूरिया दमिश्क से किसी अमीर को वजीर आजम नामजद कर दें तो तमाम उमरा उसे तस्लीम कर लेंगे। इस तरह नामजद करने की जिम्मेदारी खलीफा पर आन पड़ी थी। जैसा कि पहले बयान किया गया है कि खलीफा आजिद को लड़कपन में खिलाफत मिली थी और वो पिछले 8 साल यानी 1161 से अब तक खिलाफत से बाहर नहीं निकला था। इसलिए उसे ना तो कारोबार सल्तनत का कोई तजर्बा था और ना किसी माकूल आदमी को मुंतखब करने की अहलियत थी।
इसलिए उसका परेशान होना लाजमी था। खलीफा आजिद के सबसे करीबी मुशीर सिर्फ 3 अशखास थे। 2 का जिक्र पहले आ चुका है, यानी जौहर उस्ताद और काजी उल कुज़ा जलीस बिन अब्दुल कवी। इन 2 के अलावा तीसरा शख्स खुद्दाम कसर का सरदार, जिसे मुतमिन खिलाफत और दारोगाए महल्लात भी कहते थे, खलीफा के बाएतमाद और ख़ास नदीमों में शामिल था। खलीफा उस पर इसलिए मेहरबान था कि मुतमिन खिलाफत ने अपनी एक बेटी को खलीफा के अक्द में दिया था और उसे खलीफा का खुसर होने पर बहुत गरूर था। खलीफा आजिद ने उन तीनों को मशवरे के लिए तलब कर लिया। मुतमिन खिलाफत का मिस्री सरदारों या अराकीन सल्तनत पर कोई असर न था, लेकिन जौहर उस्ताद और जलीस बिन अब्दुल कवी बड़े जोड़ तोड़ के अमीर थे। खलीफा इस किस्म की गुफ्तगू अमीरों से करता था, लेकिन मुतमिन खिलाफत को हमेशा ये शिकायत रहती थी कि खलीफा उसे कोई अहमियत नहीं देते। मुतमिन खिलाफत का यह शिकवा दूर करने के लिए खलीफा ने इस दफा उस महफिल में उसे भी बुलवाया था। जलीस बिन अब्दुल कवी और जौहर उस्ताद उसे मजलिस में देखकर भड़क गए, क्योंकि उनके ख्याल में मुतमिन खिलाफत इस कदर कम अकल था कि उसे ऐसी महफिलों में बुलाना उनकी तौहीन थी। ये दोनों अपने आप को मिस्र का दिमाग और अजीम दानिश्वर समझते थे। खलीफा ने जब उनके सामने शिरकों की जाननशीनी का मसला पेश किया और ये बताया कि उमराए शाम ने जाननशीन के इंतखाब का मसला उस पर छोड़ दिया है, तो वो बहुत परेशान हुए। जाहिर था कि इतने उमरा में से उन्हें एक का इंतखाब करना है। जिसे वो इंतखाब करेंगे वो तो उनसे खुश होगा, लेकिन बाकी उमरा उसके खिलाफ हो जाएंगे। थोड़ी देर तक वो सोचते रहे, फिर जौहर उस्ताद ने एक अजीब राय पेश की। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, उम्र और तजर्बे के लिहाज से मुतमिन खिलाफत हम सब से बेहतर है, इसलिए मैं तजवीज़ करता हूँ कि मुतमिन खिलाफत जिस शख्स का नाम पेश करेंगे उसकी मैं तायद करूंगा। फिर उसने जलीस बिन अब्दुल कवी की तरफ देखा। क्यों काजी उल कुज़ा, आपका क्या ख्याल है? काजी को उसकी तजवीज़ पसंद आई थी। मैं जौहर उस्ताद की राय से इत्तेफाक करता हूँ। मेरा ख्याल है कि अमीरुल मोमिनीन भी मुतमिन के इंतखाब को पसंद फरमाएंगे। अब चूंकि बात खलीफा पर आ गई थी, इसलिए उसने कहा, काजी उल कुज़ा और जौहर जिस नाम पर इत्तेफाक करेंगे उसकी तायद मैं इसलिए करूंगा कि काजी उल कुज़ा और जौहर की बात मैं कभी रद्द नहीं करता। इस तौर खलीफा ने भी बस अपना पहलू बचाकर फैसला मुतमिन खिलाफत पर डाल दिया। जौहर और जलीस बिन अब्दुल कवी के ख्याल में मुतमिन खिलाफत एक बेवकूफ़ और कम अकल इंसान था, इसलिए दिल ही दिल में खुश हो रहे थे कि देखें मुतमिन खिलाफत किस शामी अमीर का नाम तजवीज़ करता है। मुतमिन खिलाफत ने खलीफा को ताज़ीम पेश करके कहा, अमीरुल मोमिनीन और मिस्र के 2 दानिश्वरों और सियासतदानों ने मुझ पर बात छोड़ दी है कि मैं मिस्र के नए वजीर आज़म का नाम तजवीज़ करूं। मैं दरबार खिलाफत का एक अदना खादिम हूं, इसलिए मुझे अमीरुल मोमिनीन और दरबारी उमरा के हुक्म की तामील में कोई उज़र नहीं। काश मुझे यह हुक्म दिया गया होता कि मैं अलवी उमरा यानी दरबार खिलाफत के किसी अमीर का बाहैसियत वजीर आज़म नाम तजवीज़ करूं, तो इस वक्त मुझे किस कदर खुशी होती। लेकिन हुक्म यह है कि वजीर आज़म का इंतखाब शामी उमरा में से हो, यानी उन अमीरों में से जिन्होंने मिस्र पर हमला किया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि ये उनका तीसरा हमला है। गुज़िश्ता 2 हमलों में तो ये हुआ कि हमलावर आए, तबाही मचाई और माले गनीमत समेट कर वापिस गए, मगर इस दफा उन्होंने हमारे हलीफ शाह यरूशलेम को शिकस्त देकर हमारे मुल्क पर कब्जा कर लिया है। वो वापिस जाने की बजाय मिस्र में हमेशा रहने के तौर तरीके इख्तियार कर रहे हैं। उन्हें फैसला करना है कि कौन अमीर मिस्र पर हुकूमत करेगा। क्या मजाक है ये कि अमीर तो उनका होगा और उसे नामजद हम करेंगे। इसका साफ मतलब यह है कि हमसे कहा जा रहा है कि मिस्रियों को गुलाम बनाया जाएगा, मगर उनकी गर्दनों में तोके गुलामी मिस्र का बना हुआ होगा। मिस्रियों को कत्ल किया जाएगा, लेकिन तलवार मिस्र की होगी। मुतमिन खिलाफत खलीफा आजिद ने कहा, यह सारी बातें ठीक हैं, मगर हमें वजीर आज़म का इंतखाब इन शामी उमरा में से ही करना है। अब और कोई वजीर आज़म मिस्री नहीं होगा। काजी उल कुज़ा और जौहर उस्ताद ने भी खलीफा की बातों से इत्तेफाक किया। मुतमिन खिलाफत की बोलती बंद हो गई और आगे कुछ ना बोल सका। खलीफा ने कहा, हम ये चाहते हैं कि शामी उमरा में सलाहुद्दीन का इंतखाब बेहतर है कि वो अपने चचा शिरको की तरह बहादुर और जोशीला जवा मर्द है। मुझे ये ख्याल आता है कि मिस्र की बका अब इसी शामी सरदार के हाथों में है। खलीफा के उस इरादे से कौन इनकार कर सकता था। सभी ने बैक जबान होकर खलीफा के उस इरादे की तायद की, मगर मुतमिन खिलाफत ने जबान से तो खलीफा की तायद की, पर चोर कहीं दिल में छुपा हुआ था। खिसियाना होकर खामोश बैठा रहा।
दूसरे दिन सादा मगर पुरवकार तकरीब में सलाहुद्दीन को नए वजीर आजम का एजाज पेश किया गया। कासिमुल हुसैन ज़ारो कतार रो रहा था। सलाहुद्दीन उसे अपने साथ ले आया, लेकिन कासिमुल हुसैन के आंसू ना रास्ते भर रुके और ना अब रुक रहे थे। आखिर सलाहुद्दीन ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। सलाहुद्दीन ने सोचा कि उसका दिल जला हुआ है और उसका जी भर के रोना ही बेहतर है। आंसुओं की गर्म बाजारी में उसका तपा हुआ दिल भी पानी हो जाएगा, फिर उसके हवास ठिकाने आ जाएंगे। हुआ भी ऐसा ही। कासिमुल हुसैन इतना रोया कि उसके आंसू खुश्क हो गए, या फिर आंसू खत्म हो गए और आंखें खुश्क पड़ गईं। सलाहुद्दीन ने पूछा, जी हल्का हुआ कुछ? जी आका, अगर मैं आज इतना ना रोता तो पागल हो जाता। कासिमुल हुसैन ने अपने ख्याल से बड़ी अक्लमंदी की बात की। मुझे तो तुम अब भी पागल मालूम होते हो। सलाहुद्दीन ने उसकी बात पकड़ ली। तुम सिपाही हो और सिपाही रोया नहीं करते, ये तो तेरा पागलपन है। मैं खुद थोड़ी रो रहा था आका, कासिमुल हुसैन ने संभल के कहा। ये तो आंसू थे जो अंदर से निकले ही चले आ रहे थे। मैं बहुत सख्त जान हूं आका, बड़े दुख दिए हैं मुझे इसने। किसने दुख दिए हैं? मुझे भी तो कुछ बताओ। सलाहुद्दीन की दिलचस्पी बढ़ी। उसी ने आका, मेरी बीवी मरियम ने। कासिमुल हुसैन फिर अफसरदा हो गया। मैंने उसे क्या नहीं दिया, फूल की तरह रखता था उसे, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। क्या धोखा दिया? छोड़ दिया क्या? कोई वजह तो होगी। सलाहुद्दीन मामले की तह तक पहुंचना चाहता था। जी हां आका, वो मुझे छोड़ के चली गई। फिर संजीदा होके बोला, मर जाती तो ज्यादा अच्छा था। वो गद्दार थी, जासूस थी। जासूस थी? सलाहुद्दीन चौंक पड़ा। किसकी जासूस थी? यरूशलेम की जासूस थी, शाह एमालरिक की। कासिमुल हुसैन ने इंकशाफ किया तो सलाहुद्दीन भौंचक्का रह गया। क्या तुम्हें यकीन है कि वो जासूस थी? सलाहुद्दीन परेशान हो गया था। जी आका, मुझे यकीन है। उसके पास मशकूक लोग आते थे। कासिमुल हुसैन ठहर के बता रहा था। तुम किसी को पहचानते हो? वो लोग कौन थे? सलाहुद्दीन ने जरा सख्ती से पूछा। उन्हें देख के पहचान सकता हूं आका, कासिमुल हुसैन ने बताया, लेकिन वो सब मरियम के साथ ही दमिश्क से गायब हो गए हैं। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। तुम शुरू से एक एक बात मुझे बताओ। सलाहुद्दीन उलझने लगा। मुझे तो इतना मालूम है कि तुम और आमिर गरबी अपनी बीवियों के साथ दमिश्क पहुंच के वहां आबाद हो गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? आमिर ने मुझे बताया था कि उसके घर एक चांद सा बेटा हुआ और वो हर तरह से एक आसूदा जिंदगी गुजार रहा है। आका की मेहरबानी से मैं भी आसूदा जिंदगी बसर कर रहा था। कासिमुल हुसैन ने पज़मुर्दा जबान में कहना शुरू किया। मुझे उसके भागने की ज्यादा फिक्र नहीं, मुझे तो अपने बच्चे का गम है जो फरार के वक्त उसके पेट में था। मरियम जासूस थी, उसने हमारे मुल्क से गद्दारी की। मेरा ईमान है कि वो एक दिन पकड़ी जाएगी और अपने अंजाम को पहुंचेगी, लेकिन उसने मेरे बच्चे पर जुल्म किया है। मैं उसे माफ नहीं करूंगा। कासिमुल हुसैन, सलाहुद्दीन ने उसे रोका। फजूल बातें मत करो। जब तुम्हें मालूम हुआ था कि तुम्हारी बीवी शाह यरूशलेम के लिए जासूसी कर रही है, तो तुमने उसकी इत्तला लश्कर के किसी आला अफसर को क्यों नहीं दी? वो तो मुजरिम है ही, लेकिन तुमने भी जुर्म किया है। इस तरह रोने धोने से तुम्हारा जुर्म कम नहीं हो सकता। कासिमुल हुसैन सहम गया, डरते हुए बोला, आप मेरी कहानी सुन लीजिए, फिर भी अगर मैं आपको मुजरिम लगूं तो जरूर सजा दीजिए। अच्छा कहो, लेकिन इख्तिसार से काम लेना। सलाहुद्दीन ने उसे इजाजत दे दी। कासिमुल हुसैन ने अपनी दास्ताने गम सुनानी शुरू की। आका, यहां तक तो आपको इल्म है कि काहिरा से वापस आने के बाद मैं और आमिर गरबी ने अपने अपने घर बनाए थे और हम दोनों अपनी बीवियों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। पर जब हाथ तंग हुआ तो मैंने और आमिर ने शहर के कोतवाल के पास मुलाजमत कर ली। हमने कोतवाल को बता दिया था कि हम शाही फौज में मुलाजमत कर चुके हैं। कोतवाले शहर ने महकमा फौज से उसकी तस्दीक की और हमें सवारों में मुलाजिम रख लिया। मेरी बीवी मरियम सिकंदरिया के रहने वाली थी। मैं मरियम के मोहल्ले के करीब ही रहता था। आते जाते अक्सर हमारा सामना होता था। इस तरह पहले शनासाई हुई, फिर शनासाई मोहब्बत में तब्दील हो गई। लेकिन मरियम एक तो ईसाई, दूसरे खाते पीते घराने की लड़की थी। इसलिए जब मैंने मरियम को मांगा तो उसके बाप ने साफ इनकार कर दिया। इसका मुझे कुछ ऐसा गम लगा, मैंने उसका दियार छोड़ दिया और शहरों शहरों पागलों की तरह घूमता फिरा। फिर मुझे आमिर मिला और हम दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। वक्त गुजरता गया और तारीख के पहिए घूमते रहे और ये चक्कर एक बार फिर मुझे सिकंदरिया ले आया। ये वो वक्त था जब आप सिकंदरिया के गवर्नर थे और मैं और आमिर आपकी गुलामी में थे। उन्हीं दिनों बादशाह यरूशलेम ने सिकंदरिया का मुहासरा कर लिया और हम शहर पनाह में कैद होकर रह गए।
उन दिनों रोज शाम में अपने मोहल्ले जाता। मरियम का मोहल्ला क्योंकि उसके करीब था, इसलिए एक दिन गैर इरादी तौर पर मेरे कदम उसके मोहल्ले की तरफ उठ गए। उस वक्त ईसाइयों पर हमारा रोब तारी था। मुझे भी अपने मुसलमान और फौजी होने का जोम था, इसलिए मैं सीधा मरियम के घर पहुंच गया। मुझे ये देखकर ताज्जुब हुआ कि मरियम का वो बाप जिसने कुछ अरसा पहले मुझे एक तरह से धुतकार दिया था, वो बड़ी शफकत से पेश आया और अपने मेहमान खाने में बिठाकर मेरी खूब खातिर की। मैं उस तब्दीली पर बड़ा हैरान हुआ, लेकिन होशियार और तैयार बैठा रहा कि अगर खुदा न खास्ता मुझ पर हमला किया जाए तो मरने से पहले 2-1 का तो जरूर खात्मा कर दूंगा। फिर उस वक्त तो मुझ पर हैरत का दौरा पड़ गया जब मरियम के बाप ने मरियम को अंदर बुलाकर मेरे सामने किया और गुफ्तगू की इजाजत दी। मेरे दिल में मरियम के बाप की तरफ से जो शकूक व शुबहात और वसवसे थे, सब खत्म हो गए। मैं और मरियम देर तक बातें करते रहे। ठहरो कासिमुल हुसैन, सलाहुद्दीन ने उसे रोक दिया। तुम्हारी कहानी बहुत तवील मालूम होती है, क्योंकि अभी तो इसका आगाज हुआ है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारी ये तवील दास्तान एक नशिस्त में सुन सकूं। तुम मेरे पास मेहमान की तरह रह सकते हो। फुर्सत होते ही मैं तुम्हें बुलवाकर बाकी कहानी सुनूंगा। तुम खातिर जमा रखो, सिकंदरिया के नसरानी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। तुम्हें जिस किस्म की मदद की जरूरत होगी वो मुहैया की जाएगी। सलाहुद्दीन ने एक मुलाजिम को बुलाकर कासिमुल हुसैन को उसके हवाले किया, फिर उससे रुखसत होकर अंदर चला गया। दूसरे दिन एक सादा मगर पुरवकार तकरीब में सलाहुद्दीन को मिस्र के नए वजीर आजम का एजाज पेश किया गया। उस तकरीब में उमराए नूरिया के अलावा काहिरा के मुअज़्ज़िज़ीन और फौजी अफसरों को भी बुलाया गया। मिस्र के आवाम और ख़ास सलाहुद्दीन के इंतखाब पर कुछ ज़्यादा खुश न थे, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि अमीर ज़ादा सलाहुद्दीन का बहैसियत वज़ीर आज़म इंतखाब खुद फातमी खलीफा ने किया है, तो उनके कुछ आंसू पूछ गए। उमराए नूरिया जानते थे कि अगर सलाहुद्दीन के अलावा किसी और को वज़ीर आज़म बनाया गया तो हर अमीर अपना हक जताएगा और इख्तलाफ कम होने की बजाय ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए तमाम उमराए नूरिया ने सलाहुद्दीन को मुंतखब कर लिया, लेकिन ऐनुद्दौला बारूकी की रग टेढ़ी की टेढ़ी रही। वो सलाहुद्दीन ही से नाराज नहीं था, बल्कि तमाम उमरा के खिलाफ हो गया था। इसलिए उसने काहिरा छोड़ दिया और दमिश्क चला गया। शाम को सलाहुद्दीन मिस्री खलीफा की सलामती के लिए गया। हरीम खिलाफत की तफसील इससे पहले बयान की जा चुकी है, इसलिए यहां पर मुख्तसरन बयान की जा रही है। सलाहुद्दीन जलूस की सूरत में तमाम शामी उमरा के साथ कसरे खिलाफत पहुंचा। उसके इस्तकबाल के लिए जौहर उस्ताद, काज़ियुल कुज़ा, जलीस बिन अब्दुल कवी और मुतमने खिलाफत महल की सीढ़ियों के नीचे खड़े थे। उन्होंने सलाहुद्दीन को खुशामदीद कहा और जलूस में लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगे। तमाम उमराए नूरिया वहीं ठहर गए। फिर उन्हें मेहमान खाने में पहुंचाया गया, जहां उनकी खातिर मुदारात की गई। इधर सलाहुद्दीन तीनों मुसाहिबों के साथ सीढ़ियां चढ़कर कसर में दाखिल हुआ। कसर के दरवाजों पर मजबूत हबशी दरबान खड़े थे, जो नंग तलवारों से सलामी देते थे। ये लोग दरवाजों से गुजरकर एक वसी सहन में पहुंचे, जिनके सतून संगे मरमर के थे और छतें जरनिगार और तरह तरह के नक्शो निगार से आरास्ता थी। जमीन पर बेहतरीन टाइल का फर्श था। कहीं संगे मरमर के फवारे थे, जिनके इर्द गिर्द मशरिक के मखसूस परिंदों के झुंड थे। बहुत से मोड़ों और बीच दर बीच रास्तों से गुजरकर वो शाही दीवाने खास तक पहुंचे। हाशिया नशी गुलामों की एक कसीर तादाद जरनिगार खिलतें जेबतन किए खड़ी थी। उनके पहुंचने पर खादिमों ने बुलंद आवाज में अपनी हाजिरी की इत्तला दी। यहाँ काज़ियुल कुज़ा, जौहर उस्ताद और मुतमने खिलाफत ने अपनी तलवार जिस्म से अलग करके खादिमों को दे दी। उन्होंने सलाहुद्दीन को भी तलवार अलग करने का इशारा किया। सलाहुद्दीन बेखौफ खतर तलवार अलग करके गैर मुसल्ला हो गया। उसके बाद तीनों मिस्री मुसाहिब इस तरह जमीन बोस हुए जैसे सजदा कर रहे हों। सलाहुद्दीन ने अपने तरीके से सर को झुकाकर ताजीम पेश की। उस वक्त सोने और मोतियों से बोझल बड़े बड़े जर्क बर्क पर्दे एकदम उठ गए और पीछे खलीफा का जलवा नजर आया। फातमी खलीफा लाजिद को मुसलसल बीमारी ने बिल्कुल लागर कर दिया था। शाही तबीब उसके तख्त के बराबर दस्त बस्ता खड़ा था। खलीफा की तमाम बीमारी बेएतदाली और बदपरहेजी की वजह से थी। कसरत अय्याशी ने उसकी तंदुरुस्ती बर्बाद करके रख दी थी। निज़ाम हजम ऐसा बिगड़ा था कि कोई चीज मुश्किल ही से हजम होती। खलीफा के नक्शो निगार अच्छे थे, लेकिन खिलते हुए रंग पर बीमारी ने जर्दी की एक तह जमा दी थी। सलाहुद्दीन को उसकी सेहत देखकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन यह सब कुछ किया धरा खुद खलीफा का था। खलीफा के दोनों राजदार मुसाहिब काज़ियुल कुज़ा और जौहर उस्ताद ने खलीफा की तमाम कोताहियों और बदआमालियों से सलाहुद्दीन को आगाह कर दिया था।
खलीफा ने हल्का सा तबस्सुम फरमाया और मुस्कुराहट की एक हल्की सी किरण उसके चेहरे पर नमूदार हुई। सलाहुद्दीन, खलीफा ने जोर लगाकर उसे मुखातिब किया। फरमाइए खलीफा मोहतरम, सलाहुद्दीन ने जवाब दिया। मैं गोश बर आवाज हूं। हम तुमसे बहुत खुश हैं। खलीफा मुश्किल से ये अल्फाज कह सका। यूं मालूम होता था जैसे खलीफा को इन अल्फाज के अदा करने में काफी जोर लगाना पड़ा था। खलीफा ने धीमी आवाज में कहा, हमने तुम्हें मिस्र का वजीर आजम मुंतखब किया और अपनी मुल्की और जाती। खलीफा कहते कहते एकदम रुक गया और उसने घूर के मुतमने खिलाफत को देखा। क्या हम वजीर आजम से भी तखलिया में गुफ्तगू नहीं कर सकते? मुतमिने खिलाफत ने फौरन दोजानू होकर जमीन चूमी और कहा, अमीरुल मोमिनीन, हम बंदगाने आली मकाम वजीर आजम की रहनुमाई करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। गुस्ताखी माफ फरमाइए, हम वापस जा रहे हैं। काज़ीउल कुज़ा जलीस बिन अब्दुल कवी, राजदार खास जोहर उस्ताद और मोतमिने खिलाफत सलाम करके वापस जाने लगे तो सलाहुद्दीन ने टोका, सुनो मोतमिने खिलाफत। सलाहुद्दीन की आवाज पर तीनों के कदम जहां थे वहीं रुक गए। मोतमिन ने पलटकर सलाहुद्दीन को तस्लीम की। गुलाम हाजिर है, हुक्म दीजिए वजीर आजम। मोतमिन ने सर झुकाया लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। कसरे खिलाफत में सिर्फ खलीफा मोहतरम का हुक्म चलता है। सलाहुद्दीन ने बारोब आवाज में कहा, तुम्हें ताकीद है कि जब तक खलीफा मोहतरम गुफ्तगू फरमाते हैं उनके इर्द गिर्द 100 गज तक कतई तखलिया होना चाहिए। तामील हुक्म होगी मोहतरम वजीर आजम। मोतमिन खिलाफत ने सर झुका के कहा, इस बात का और ख्याल रखा जाए। सलाहुद्दीन ने दूसरा हुक्म सादिर किया, कोई कनीज या गुलाम अगर किसी पर्दे, दरीचे या सतून की आड़ में खड़े होकर गुफ्तगू सुनता हुआ पाया गया तो उसकी गर्दन कलम कर दी जाएगी। तामील होगी वजीर आजम। पैरों के साथ अब उसकी जबान भी कांप रही थी। मोतमिन खिलाफत ने बाहर निकलकर ऐसा सख्त तखलिया कहा कि कसरे खिलाफत कनीजों और गुलामों से तकरीबन खाली हो गया। सिवाय बाहर जाने वाले दरवाजों और बाएं बाग के किसी और जगह कोई कनीज या गुलाम नहीं बचा। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं सलाहुद्दीन, तुमने अच्छा किया। अब इनके कान खुल गए होंगे। खलीफा ने तशक्कुर भरी नजरों से सलाहुद्दीन को देखा। खलीफा मोहतरम, हर शख्स को उसके मकाम पर रखना चाहिए। सलाहुद्दीन ने संजीदगी से कहा, इनकी जायज जरूरतों के सिलसिले में कभी हाथ ना रोकना चाहिए। अगर इन्हें जरा भी ढील दी गई तो ये सर पर सवार हो जाएंगे और खुद हुक्म चलाने लगेंगे। दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त। खलीफा ने सर हिलाया। हाँ सलाहुद्दीन, हम कह रहे थे कि अब तुम वजीर आजम हो। हमने तुम्हें अपने मुल्की और जाती मामलात पर पूरा इख्तियार दिया है। तुम जिस तरह चाहो इंतजाम और इंसराम कर सकते हो। तुम हमारा मतलब समझ रहे हो सलाहुद्दीन? जी खलीफा मोहतरम, सलाहुद्दीन ने अदब से कहा। जहां तक जाती मामलात का ताल्लुक है तो मैंने ये मुनासिब समझा कि इसमें दखल दूं। मेरे ख्याल में यह हरीम खिलाफत के वकार के खिलाफ है कि कोई वजीर आजम कसरे खिलाफत के किसी मसले में दखल दे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सलाहुद्दीन, खलीफा ने मुशफिकाना अंदाज में कहा। हमारा वकार उसी वक्त बरकरार रह सकता है जब कसरे खिलाफत के तमाम मुलाजमीन को यह इल्म हो कि उनके तमाम आमाल की बाजपुरस हो सकती है और वजीर आजम कसरे खिलाफत के किसी भी बाइख्तियार अफसर को उसके ओहदे से अलग कर सकता है। ये इख्तियार हम तुम्हें मसलहतन दे रहे हैं। अगर खलीफा की ख्वाहिश है तो मैं इसका एहतराम करूंगा, सलाहुद्दीन ने जवाब दिया। खलीफा ने जरा और वजाहत की। दरअसल हम चाहते हैं कि शाही महल्लात में फैलने वाली रेशा दवानियां और सर उठाती हुई साजिशों का हमेशा के लिए खात्मा हो जाए। मैं समझ रहा हूं खलीफा मोहतरम, सलाहुद्दीन बोला। मेरा ख्याल है कि शाही महल्लात में सबसे ज्यादा बाअसर शख्सियत दारोगाए महल्लात की होती है। तुम्हारी नजरें बिल्कुल दुरुस्त खतूत पर हैं। खलीफा ने तहसीन आमेज नजरों से सलाहुद्दीन को देखा। तुम्हें मालूम होगा कि पहले जरगाम नाम का एक शख्स दारोगाए महल्लात था। उसमें और उस वक्त के वजीर आजम में इख्तलाफ पैदा हुआ तो उसने वजीर आजम को हटाने के लिए सईद के गवर्नर मलिक शावर को बुलवा लिया। मलिक शावर ने ताकत के जोर पर दारुल वजारत पर काबिज होकर वजीर आजम बन गया। ये बातें तुम्हें जरूर मालूम होंगी और नहीं मालूम है तो किसी से मालूम कर लेना चाहिए। खलीफा मोहतरम, सलाहुद्दीन ने जवाब दिया, मुझे हर बात का इल्म है। इसी वजह से मैंने अर्ज किया था कि शाही महल्लात की सबसे ताकतवर हस्ती दारोगा महल्लात होता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब तक मैं वजीर आजम के ओहदे पर फाइज हूं आपकी तरफ कोई नजर भी उठाकर नहीं देख सकता। आप सुकून से रहें और अपनी तंदुरुस्ती और सेहत का ख्याल रखिए। खलीफा मोहतरम, मुझे हर वक्त अपने हुक्म का पाबंद पाएंगे।
खलीफा की मसहरी के साथ सोने का घंटा लटका रहता था और घंटे पर चोट मारने के लिए सोने ही की एक मोगरी सरहाने रखी रहती थी। खलीफा ने मोगरी उठा के घंटे पर मारी, जिससे पूरा महल गूंज उठा। ये कनीज़े खास को बुलाने का तरीका था। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि कनीज हाँपती कांपती पहुंची और हाथ बांधकर खड़ी हो गई। तखलिया खत्म हुआ। जो लोग हमारे हजूर में खड़े थे वो हाजिर हो सकते हैं। खलीफा ने हुक्म दिया और कनीज तामील के लिए बाहर की तरफ भागी। कुछ ही देर बाद मोतमिन खिलाफत काजी उल कुज़ा और जौहर उस्ताद वापिस आ गए। कनीज और गुलाम अपने अपने मकाम पर खड़े हो गए। खलीफा ने एक गुलाम को इशारा किया, वो बाहर गया और फौरन एक जरनिगार खिलत लेके चूमी, फिर इस तरह सोने की खान में रख दी ताकि रुखसत होते वक्त खिलत को अपने साथ लेता जाए। खलीफा ने गुलाम से कहा, हमने वजीर आजम सलाहुद्दीन को अल मलिकुल नासिर का खिताब अता किया है, इस खिताब का ऐलान किया जाए। गुलाम ने अपनी जगह खड़े ऐलान किया, अल मलिकुल नासिर सलाहुद्दीन वजीर आजम मिस्र। अभी उस गुलाम की आवाज गूंज रही थी कि बाहर राहदारी में खड़े गुलाम ने उस ऐलान को दोहराया, अल मलिकुल नासिर सलाहुद्दीन वजीर आजम मिस्र। फिर तो हर दरवाजे और हर राहदारी में खड़े गुलाम ने एक एक करके उस ऐलान को दोहराना शुरू किया और देर तक अल मलिकुल नासिर सलाहुद्दीन वजीर आजम के अल्फाज से कसरे खिलाफत गूंजता रहा। सलाहुद्दीन ने एक बार फिर इजहार तशक्कुर के तौर पर सर को जरा खम करके खलीफा को ताजीम पेश की। खलीफा ने सलाहुद्दीन को करीब बुलाया और एक बेशकीमत हार उसे दिया। सलाहुद्दीन को तीसरी मर्तबा ताजीम पेश करनी पड़ी। चूंकि तखलिया खत्म हो चुका था और कनीजो गुलाम शादाओं फरहा इधर उधर चल फिर रहे थे, इसलिए सलाहुद्दीन की वजारत और अल मलिकुल नासिर के खिताब की खबर महल से निकलकर पूरे शहर में फैल गई। मिस्र के अमायदीन सल्तनत और अरकान दौलत ने सुना तो सलाहुद्दीन की कयामगाह की तरफ मुबारकबाद देने दौड़े। वहां से मालूम हुआ कि वजीर आजम सलाहुद्दीन अभी तक कसरे खिलाफत में है, तो उनके पर्रे के परे हरीम खिलाफत पहुंच गए। सलाहुद्दीन खलीफा को रुखसती सलाम करके बाहर आया तो वहां एक जमे गफीर इकट्ठा था। दारोगा महल्लात जो किसी को मुंह ना लगाता था, उस वक्त सलाहुद्दीन के आगे पीछे घूम रहा था। जौहर उस्ताद और काजी उल कुज़ा जलीस बिन अब्दुल कवी अब तक सलाहुद्दीन को साथ लिए चले आ रहे थे। हर तरफ मुबारकबाद के डोंगरे बरस रहे थे और हर एक सलाहुद्दीन के हाथ पर बोसा देने के लिए दूसरे को पीछे धकेल रहा था। हरीम खिलाफत के पहरेदारों को इंतजाम करने में दिक्कत पेश आ रही थी। सलाहुद्दीन ने हाथ के इशारे से लोगों के नारों का जवाब दिया। मजमा कुछ खामोश हुआ तो सलाहुद्दीन ने ऐलान किया कि कैद खानों के दरवाजे खोल दिए जाएं और सिवाय मलिक शावर के रिश्तेदारों और साथियों के और तमाम कैदियों को छोड़ दिया जाए, ख्वाह उन्हें सजाए मौत का हुक्म हो चुका हो। खबरदार किसी कैद खाने में कोई कैदी बाकी ना रहे। उस ऐलान से लोग मुसरत के मारे नाचने लगे और इस कदर नारे लगाए कि उनके गले बैठ गए। खास और आवाम सब ने मुतालबा किया कि वो अल मलिकुल नासिर वजीर आजम मिस्र को जलूस की सूरत में दारुल वजारत तक ले जाएंगे। सलाहुद्दीन ने इनकार किया, लेकिन जब आवाम का इसरार ज्यादा बढ़ा तो सलाहुद्दीन को राजी होना पड़ा। सलाहुद्दीन के मुहाफिजों ने उसे अपने हल्के में ले लिया और ये जलूस नारे लगाता हुआ दारुल वजारत की तरफ रवाना हुआ। पूरा काहिरा जलूस देखने के लिए उमड़ पड़ा। उमराए नूरिया को मालूम हुआ कि वजीर आजम सलाहुद्दीन का जलूस दारुल वजारत जा रहा है, तो वो सब भी दारुल वजारत पहुंच गए। दारुल वजारत के सदर दरवाजे पर उसका शानदार इस्तकबाल किया गया। उमराए नूरिया के अलावा शहर के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन और अमायदीन सल्तनत मौजूद थे। सलाहुद्दीन के इंतखाब को खलीफा के अलावा मिस्री अवाम और खास ने भी पसंद किया था। दारुल वजारत में उस वक्त तक तमाम उमराए नूरिया का कब्जा था, लेकिन सलाहुद्दीन के इंतखाब के बाद तमाम उमरा ने दारुल वजारत खाली कर दिया। उन्हें काहिरा में बड़ी बड़ी हवेलियां और बाज को महल्लात दिए गए। बज़ाहिर तो सलाहुद्दीन से मिस्री और शामी बहुत खुश थे, लेकिन बाज उमराए नूरिया के दिल में भी खोट था। इसी तरह मिस्री सरदार और उमरा की एक बड़ी तादाद सलाहुद्दीन को पसंद ना करती थी और वो यही चाहते थे कि उन्हें पहले की तरह मनमानी की इजाजत दी जाए। लेकिन सलाहुद्दीन इंतजामी और फौजी दोनों मामलात में बहुत सख्त था। मशहूर है कि अगर चाहे वक्त बगैर कीमत अदा किए एक अंडा मांग ले तो उसके उम्माल और गुलाम आबादी की तमाम मुर्गियां पकड़ के ज़िबा कर डालते हैं। यही हाल सलाहुद्दीन की आम माफी के ऐलान का हुआ। सलाहुद्दीन ने ऐलान किया था कि सबको कैद से आज़ाद कर दिया जाए, सिवाय मलिक शावर के रिश्तेदारों और उसके साथियों के। मलिक शावर के रिश्तेदारों में उसके दो बेटे कामिल और ताहा थे। मलिक शावर की दूसरी बीवी और उसकी दो बच्चियों को पहले ही पनाह दी जा चुकी थी। बाकी और कोई दूर नजदीक का रिश्तेदार नहीं था
और अगर होगा भी तो सलाहुद्दीन का ऐलान सुनकर कहीं पोशीदा हो गया होगा। लेकिन कोतवाले शहर को तो अपनी कारगुजारी दिखाना थी। उसने नए वजीर आजम को खुश करने के लिए मलिक शावर के तमाम दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाले शहर सबको एक ही लाठी से हाँक कर ले गया और कैद खाने में डाल दिया। उन्होंने बहुत शोर मचाया मगर कौन सुनता। फिर कोतवाले शहर की नाराजगी कौन मोल लेता। बस बड़े बड़े शुरफा उस दारोगीर की लपेट में आकर कैद खाने पहुंच गए। सलाहुद्दीन ने वजारत हासिल करते ही सुल्तान दमिश्क नूरुद्दीन महमूद जंगी के नाम मिस्र के अहवाल पर मुश्तमिल एक नामा भेजा। उस नामे को दमिश्क पहुंचाने के लिए उसने एक सरदार का इंतखाब किया जो उन तमाम वाकयात का ऐनी शाहिद था। सलाहुद्दीन ने नामा बर को बता दिया कि उसका एक दुश्मन दरबार दमिश्क में मौजूद है। उसका इशारा अमीर ऐनुद्दौला बारूकी की तरफ था जो सलाहुद्दीन के इंतखाब से नाराज होकर दमिश्क वापस चला गया था। अमीर बारूकी की आंखों पर हसद का ऐसा पर्दा पड़ा कि वो ये भी ना सोच सका कि वो दमिश्क वापस जाकर शिरकों से किए हुए एक अहद को तोड़ रहा है। उस अहद की तफसील कुछ इस तरह है कि जब शिरकों ने नसरानियों को शिकस्त देकर उन्हें मिस्र से निकाल दिया था तो उसने उमराए नूरिया से कुरान पर हाथ रखवाकर ये अहद लिया कि वो दमिश्क से किसी सूरत भी नहीं जाएंगे और मिस्र के हालात दुरुस्त करने में उसकी मदद करते रहेंगे। सलाहुद्दीन के बाज अमीर अब भी उसके खिलाफ थे, लेकिन फकी ईसा हकारी ने समझा बुझाकर उनका दिल सलाहुद्दीन की तरफ से साफ कर दिया था। दमिश्क पहुंचकर अमीर ऐनुद्दौला बारूकी ने सलाहुद्दीन के खिलाफ बड़ा जहर उगला था, लेकिन जब सुल्तान के पास सलाहुद्दीन का कासिद पहुंचा और सुल्तान को तहरीरी और जबानी तमाम हालात का इल्म हुआ तो वो बहुत खुश हुआ और उसने एक दिन दरबार में बड़े फख्र से कहा, हमारे दरबारी उमारा जानते हैं किसी मुल्क को फतह करना ज्यादा मुश्किल नहीं बल्कि फतह किए हुए मुल्क पर कब्जा बरकरार रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मिस्र पर हमने पहले जो 2 फौजें भेजी उससे पूरा मिस्र या मिस्र का बेशतर हिस्सा फतह हुआ था, लेकिन वहां के हालात ऐसे ना थे कि मिस्र पर कब्जा बरकरार रखा जा सके। ये मुश्किल तीसरी मुहिम में आसान हो गई। इन तमाम फतुहात का सहरा मरहूम असदुद्दीन शिरको के सर है। शिरको ने एक तरफ तो नसरानी लश्कर को शिकस्त देकर उन्हें मिस्र से भगा दिया, दूसरी तरफ तलव्वुन मिजाज वजीर आजम को ठिकाने लगाकर मिस्र की वजारत पर कब्जा कर लिया। शिरको की अचानक मौत से शामी लश्कर किसी मुश्किल से दोचार हो सकता था, लेकिन हमारे परवरदा सलाहुद्दीन बिन नजमुद्दीन अय्यूब ने मिस्र के हालात इस खूबी से संभाले कि मुखालफत की बजाय अवाम और खास सलाहुद्दीन और शामी लश्कर के गर्विदा हो गए। हम जानते हैं कि हमारे बाज तजर्बाकार और सिन रसीदा उमरा को एक कम उम्र अमीर के मिस्र का वजीर आजम बन जाने का अफसोस हुआ, क्योंकि वो सलाहुद्दीन से तजर्बेकार और उम्र में बड़े हैं। लेकिन हमने सलाहुद्दीन की जिस अंदाज से परवरिश की थी उसका ये तकाजा था कि वो कोई कारनामा अंजाम दे, और ये उसका अहम कारनामा है कि उसने मिस्र के वजीर आजम का ओहदा हासिल किया और सिर्फ चंद दिनों में मिस्र की तमाम ताकतों को कुचल के रख दिया। अमीर ऐनुद्दौला बारूकी के तमाम किए धरे पर ओस पड़ गई। वो काहिरा से ये सोच के आया था कि दमिश्क पहुंच के सलाहुद्दीन का तख्ता उलट देगा, लेकिन यहां तो पांसा ही उल्टा हो गया। सुल्तान की मुख्तसर तकरीर ने साबित कर दिया कि इस वक्त सुल्तान की नजर में सलाहुद्दीन की जो वुक्कत है वो किसी और अमीर की नहीं। सलाहुद्दीन ने अपने खत में बड़ा आजिजाना अंदाज इख्तियार किया था और दरख्वास्त की थी कि उसे मजीद हिदायत से नवाजा जाए। सुल्तान ने उसके जवाब में सलाहुद्दीन को बड़ा मुशफिकाना जवाब लिखा। उसका शाहाना खत कुछ इस तरह था, अशरफ नूरुद्दीन महमूद सुल्तान दमिश्क को बिलादे इस्लामिया मशरकी वुस्ता बनाम सलाहुद्दीन अमीर सिपे सालार मजमाए उमराए नूरिया मुकीम दयार मिस्र। तुम्हारे खत और नामा बर की जबानी जो हालात मालूम हुए उससे साबित हुआ कि तुमने सही रास्ता इख्तियार किया है। जहां तक हमारी हिदायत का ताल्लुक है तो हमने अमीर असदुद्दीन शिरको को फैसले के पूरे इख्तियारात दिए थे, वही इख्तियारात तुम्हें दिए जाते हैं। तुम अपने मामलात में कुली तौर से आज़ाद हो, सिवाय इसके कि सख्ती की जगह मुनासिब सख्ती और नरमी की जगह अफवा दरगुजर से काम लो कि अवाम के दिलों की तस्कीर का यही सबसे बड़ा नुस्खा है। सलाहुद्दीन ने यह खत अपने दरबार में पढ़कर सबको सुनाया। वो उमरा जिनके दिल में अगर सलाहुद्दीन के खिलाफ कोई बात थी भी तो वो भी खत्म हो गई। आम माफी के ऐलान से जिन लोगों को फायदा पहुंचा उनके घरों में तो घी के चराग जल गए, लेकिन काहिरा के कोतवाले शहर ने उस ऐलान से यह फायदा उठाया कि मलिक शावर के तमाम दोस्तों और अहबाब को पकड़कर कैद में डाल दिया। यही नहीं बल्कि कोतवाले शहर को जिन जिन उमरा से दुश्मनी थी उन्हें भी मलिक शावर की दोस्ती की आड़ में कैद कर दिया। इससे काहिरा में बड़ी बेचैनी फैली। उन बेगुनाह उमरा और मोअज़्ज़ज़ीन की बीवियों ने स्याह मातमी लिबास पहने
और कसरे खिलाफत पहुंच गई, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि वो सलाहुद्दीन की शिकायत करने जा रही थी और कसरे खिलाफत का कोई शख्स सलाहुद्दीन की मुखालफत लेने पर तैयार न था। बेगमात ने बड़ा वावेला किया, लेकिन जो मोतमिन खिलाफत ने पहरेदारों को हुक्म दे दिया कि अगर एक औरत भी महल में दाखिल हो गई तो तमाम पहरेदारों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि मोतमिन खिलाफत को सलाहुद्दीन से कोई हमदर्दी थी। मोतमिन तो सलाहुद्दीन के सख्त खिलाफ था और एक जबरदस्त साजिश की तैयारियों में मसरूफ था। दरअसल उस वक्त उसे अपनी जान की फिक्र थी। वो दारोगाए महल्लात था। अगर औरतें खलीफा तक पहुंच जाती तो सलाहुद्दीन को यह गुमान हो सकता था कि मोतमिन ने खुद औरतों को खलीफा के सामने पेश किया है। अपनी जान बचाने के लिए खवातीन को अंदर जाने से रोक दिया, लेकिन उन्हें यह मशवरा जरूर दिया कि वो अपना मुकदमा बजाय खलीफा के सलाहुद्दीन के सामने पेश करें, जिसने ये गलत का हुक्म दिया था। खवातीन की समझ में भी ये बात आ गई और वो खलीफा से मायूस होकर दारुल वजारत पहुंच गई। सलाहुद्दीन ने अपने दरवाजे हर एक के लिए खोल दिए थे। मलिक शावर के जमाने तक दारुल वजारत में बड़े बड़े अमीर दाखिल ना हो सकते थे, लेकिन सलाहुद्दीन ने जिस तरह आम माफी का ऐलान किया था, इसी तरह अवाम को आम मुलाकात की इजाजत भी दे दी थी। एहतियात के तौर पर उसने मुहाफिजों और पहरेदारों को यह ताकीद कर दी थी कि नए मुलाकातियों पर खास निगाह रखें और उन्हें अंदर भेजने से पहले यह इत्मीनान कर लें कि उन्होंने कोई असलहा तो नहीं छुपा रखा है। खवातीन के मामले में इस एहतियात को भी नजरअंदाज कर दिया जाता था। कसरे खिलाफत से नाकाम वापिस आने वाली खवातीन दारुल वजारत के सदर दरवाजे पर पहुंची तो पहरेदार ने बताया कि इस वक्त सलाहुद्दीन से मिलने के लिए माजूल वजीर आजम मलिक शावर की बीवी और दोनों बेटियां आई हुई हैं और जब तक वो वापिस नहीं आती किसी दूसरे को वजीर आजम के पास नहीं जाने दिया जा सकता। मुसीबत की मारी खवातीन सदर दरवाजे के बराबर एक कमरे में बैठ के मलिक शावर की बीवी और बच्चियों के वापिस आने का इंतजार करने लगी। मलिक शावर की बीवी भी सलाहुद्दीन से मिलने एक खास वजह से आई थी। सलाहुद्दीन ने मलिक शावर के कत्ल के फौरन बाद उसके सईद वाले मकान पर जहां उसकी बीवी और बच्चियां रहती थी फौजी पहरा लगा दिया था ताकि मलिक शावर के घर को अवाम ना लूट सके। वो पहरा अब भी कायम था, लेकिन उस वक्त सलाहुद्दीन के पास उसके आने की क्या वजह थी? क्या माफी के बावजूद मलिक शावर के दो बेटे कामिल और ताहा अब तक कैद में थे? वो अगरचे कामिल और ताहा की सौतेली माँ थी, लेकिन उसे उन बेटों से अपनी सगी बच्चियों की तरह मोहब्बत थी और वो चाहती थी जिस तरह सलाहुद्दीन ने उसका घर बचाया है इसी तरह उसके दोनों सौतेले बच्चे आजाद हो जाएं, क्योंकि उसके ख्याल में कामिल और ताहा मलिक शावर की उस हरकत के खिलाफ थे जिससे शिरको या शामी लश्कर को कोई नुकसान पहुंचने का इम्कान था। सलाहुद्दीन को वजारत संभाले चंद ही रोज गुजरे थे। कारोबार सल्तनत का बोझ यूं भी बहुत भारी होता है। सलाहुद्दीन तो बिल्कुल नया था और उसका असल काम मैदान जंग में लड़ना या अपने आदमियों को दुश्मनों से लड़ाना था। वजारत के फराइज उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे, लेकिन उमराए नूरिया ने उस पर एतमाद किया था। सबसे बढ़ के फातमी खलीफा ने खुद उसे वजीर आजम मुंतखब किया था, इसलिए उसे अपने आप को उसका अहल साबित करना था। उसका बाप भी एक बेहतरीन मुंतजिम था। नजमुद्दीन अयूब पहले किला तकरीद का किलेदार था, फिर वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के वालिद अमीर इमादुद्दीन जंगी के पास मौसल आ गया। यहीं उसकी किस्मत का सितारा चमका और वो दमिश्क का नाजिम हुआ और अब वो बूढ़ा होकर तकरीबन गोशा नशीनी की जिंदगी बसर कर रहा था। सलाहुद्दीन उसी बाप का बेटा था। फिर उसकी परवरिश अपने चचा अमीर असदुद्दीन शिरको और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के जेर साया हुई थी। मैदान जंग और तख्तो ताज दोनों रास्तों को उसने देखा था। सलाहुद्दीन उन दिनों मसरूफ था, लेकिन जब उसे बताया गया कि मलिक शावर की बेगम उससे मिलने आई है तो उसने एक लम्हे की देर ना की और खुद मेहमान खाने में पहुंच गया। बेगम शावर ने खड़े होकर अदब से सलाहुद्दीन को सलाम किया। खातून, आपने क्यों जहमत फरमाई? कोई तकलीफ थी या किसी चीज की जरूरत थी तो किसी के हाथ पर्चा भेज दिया होता या मुझे बुलवा लिया होता, मैं खुद हाजिर हो जाता। सलाहुद्दीन ने निहायत आजिज़ी से कहा, खुदा आपके मरातिब में इजाफा करे और उम्र खिजर अता फरमाए। बेगम शावर ने बड़े खलूस से दुआ दी। आपने इस बेवा और यतीम बच्चों पर जो एहसान किया है इसे मैं उम्र भर नहीं भूल सकती। खातून, मैं कताए कलाम कर रहा हूँ। सलाहुद्दीन ने उसकी बात काटी। क्या ये बेहतर ना होगा कि आप अंदर तशरीफ ले चलिए? ये आप ही का महल है। मैं महल के साबिक मालिक को तो नहीं वापस दे सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपकी दिलजोई में कोई कसर ना छोड़ी जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे वजीर आजम। बेगम शावर ने जवाब दिया, दारुल वजारत मेरे लिए हमेशा मनहूस रहा है। मैंने यहाँ सिर्फ चंद दिन गुजारे हैं, इसके बाद मैं हमेशा दारुल वजारत से दूर रही। या वजीर आजम ने मुझे इससे दूर रखा, इसलिए आप अंदर ले जाने पर इसरार ना कीजिए
मैं एक अर्ज़े-दाश्त लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है आप मेरी दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर फरमाएंगे। आप मुझे शर्मिंदा ना कीजिए खातून, सलाहुद्दीन ने बड़े मजबूत लहजे में जवाब दिया। मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। आप जो दरख्वास्त लेकर आई हैं उसे मैं बगैर सुने मंजूर करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वजीर आजम, बेगम शावर ने कहा। मेरे दिल का बोझ ना सिर्फ हल्का हो गया बल्कि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे आपने मेरे जख्मी दिल पर मरहम रख दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस लिए आपके पास हाजिर हुई हूँ। आपको याद होगा जब आप और अमीर शिरको शामी लश्कर के साथ मिस्र आए थे तो खलीफा मोहतरम और मिस्री आवाम ने आप दोनों की और शामी लश्कर की पजीराई की थी और अमीर शिरको को कसरे खिलाफत में बुलाकर खिलत पेश की थी और पूरे लश्कर की मेजबानी का हुक्म दिया था। खलीफा के उस इकदाम से मिस्र के सब खासो आवाम खुश हुए थे, मगर मेरे शोहर मलिक शावर को खलीफा की ये फयाजी पसंद न आई। चुनाचे उन्होंने अमीर शिरको को दावत के बहाने दारुल वजारत में कत्ल कराने की साजिश की थी। मिस्र के उमरा के सामने ये साजिश पेश की गई। उनमें मलिक शावर के दोनों बेटे यानी मलिक कामिल और मलिक ताहा भी मौजूद थे। वो उस महफिल में तो खामोश रहे, मगर महफिल के इख्तिताम पर खामोशी से काहिरा से मेरे पास सईद आ गए। उन्होंने जब इस साजिश का मेरे सामने इंकशाफ किया तो मैं बिफर उठी और मैंने फैसला किया कि काहिरा जाकर खुद मलिक शावर को उससे बाज रखूंगी। बेगम शावर सांस लेने को रुकी तो सलाहुद्दीन ने मुस्कुरा के कहा, खातून, हमें उस साजिश का इल्म हो गया था और उसी साजिश ने दरअसल मलिक शावर की जान ले ली। अच्छा, आप लोगों को इल्म हो गया था? बेगम मलिक शावर ने ताज्जुब से कहा। हाँ खातून, हमें सब इल्म था, लेकिन हम मलिक शावर को वक्त दे रहे थे कि शायद वो राह रास्त पर आ जाएं। सलाहुद्दीन ने गंभीर लहजे में कहा, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला और आखिर जान से हाथ धोना पड़ा। मैं इसी सिलसिले में कुछ अर्ज करने आई हूँ। बेगम शावर ने बात आगे बढ़ाना चाही। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। सलाहुद्दीन ने अफसोस के साथ कहा, अब इसके जिक्र से क्या फायदा, आप फरमाइए किस वजह से आपने जहमत की है। वही मैं अर्ज कर रही हूँ वजीर आजम। बेगम ने फिर अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ा। मैं अर्ज कर रही थी कि मैं मलिक शावर के पास काहिरा जाने वाली थी कि वो खुद ही मेरे पास सईद आ गए। वो दरअसल अपने बेटों को मनाने आए थे जो उनसे इस वजह से खफा थे कि वो शिरको को साजिश से कत्ल कराना चाहते थे। बेगम शावर ने जरा रुक के कहा, वजीर आजम की इजाजत से मैं इस साजिश के सिलसिले में मलिक शावर और उनके बेटों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई मैं वो दोहराना चाहती हूँ। बराहे करम मुझे इजाजत दें। बेगम शावर ने दरखास्त की, वजीर आजम से इल्तिमास है कि वो मेरी खातिर गुफ्तगू को जरा तवज्जो से समात फरमाए, क्योंकि इससे दो हस्तियों की जिंदगी वाबस्ता है। सलाहुद्दीन ने चौंक के देखा। फरमाए, मैं तवज्जो से सुन रहा हूँ। बेगम शावर ने कहना शुरू किया, मोहतरम वजीर आजम, मैं अपने शोहर से बहुत कम गुफ्तगू करती थी, लेकिन उस दिन जब मैंने उन्हें देखा तो मैंने उनसे बड़ी सख्ती से कहा कि आखिर वो उस शख्स को क्यों गिरफ्तार और कत्ल करना चाहते हैं जिसने उन्हें मिस्र की वजारत वापस दिलाई है। उसके जवाब में उन्होंने मेरा तमस्खुर उड़ाते हुए कहा कि तुम औरत हो, इसलिए इन हिकमत अमलियों को नहीं समझ सकती। ताज्जुब तो यह है कि मेरे मंसूबे की मेरे बेटे ही मुखालफत कर रहे हैं। ये मेरे खून है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये मुझसे नाराज रहें। मैं इन्हें मनाने के लिए काहिरा से यहाँ आया हूँ। उनकी ये बात सुन के कामिल को गुस्सा आ गया। उसने साफ अल्फाज में कह दिया कि बाबा जान, अगर आपने ये साजिश खत्म नहीं की तो मैं खुद शिरको को इससे आगाह करूंगा। इस पर उन्होंने कहा कि कामिल, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर मैं शिरको को गिरफ्तार नहीं करूं तो हम सब कत्ल कर दिए जाएंगे। और फिर कामिल ने उन्हें जो जवाब दिया वो जवाब ही मैं आपको सुनाने आई हूं। बेगम मलिक शावर ने रुक कर सलाहुद्दीन को देखा। खातून, आप सुनाना चाहती हैं तो जरूर सुनाइए, मैं सुन रहा हूं। सलाहुद्दीन ने जवाब दिया। तो सुनिए वजीर आजम, बेगम शावर ने संभल के कहा। कामिल ने बाप को जवाब दिया कि ऐ बाबा जान, ये सही है कि हम कत्ल कर दिए जाएंगे, लेकिन ये ख्याल रहे कि अगर हम इस्लाम की हालत में कत्ल कर दिए जाएं और मिस्र मुसलमानों के कब्जे में बाकी रहे तो ये इससे कहीं बेहतर है कि हम कत्ल भी किए जाएं और मिस्र फरंगियों के हाथ में चला जाए, क्योंकि जैसे ही फरंगियों को शिरकों की गिरफ्तारी और कत्ल की इतला मिलेगी वो फौरन मिस्र पहुंच जाएंगे और पूरे मिस्र पर काबिज हो जाएंगे। वजीर आजम, यकीन जानिए, कामिल के उस जवाब से मेरा दिल खुश हो गया था। मोहतरम वजीर आजम, मैं इस वजह से उन दोनों भाइयों यानी अपने सौतेले बेटों कामिल और ताहा की जिंदगी मांगती हूँ। बेगम शावर ने गिड़गिड़ा कर कहा, खातून, अगर यही आपकी दरखास्त है तो इसे हम पहले ही कबूल कर चुके हैं। सलाहुद्दीन ने जवाब दिया, अगर आप ये बातें ना भी बताती तो भी आपके दोनों बेटे रिहा कर दिए जाते। इसके अलावा अगर कोई और ख्वाहिश हो तो बयान फरमाइए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बेगम शावर ने बड़े फख्र से कहा, इसके अलावा मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं।
आपने मुझे पहले ही सब कुछ दे दिया है। बेगम मलिक शावर के जाने के बाद सलाहुद्दीन ने उन खवातीन से मुलाकात की जिनके शोहरों को कोतवाले शहर ने महज इस वजह से गिरफ्तार करके कैद कर दिया था कि वो मलिक शावर के किसी न किसी अंदाज से शनासा या उसके वजारत में किसी ओहदे पर फाइज थे। बेगमात की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए सलाहुद्दीन वजारत के सदर दरवाजे पर पहुंच गया। शोर और वावेला करती खवातीन उसे देखकर खामोश हो गईं। मुअज़्ज़ज़ खवातीन, सलाहुद्दीन ने उन्हें खुद मुखातिब किया, मुझे ये देखकर अफसोस हो रहा है कि आप लोगों को अपनी शिकायत लेकर अपने अपने घर बार और कामकाज छोड़ के मेरे पास इतनी दूर आना पड़ा। आप अपनी तकालीफ बयान फरमाएं, मैं उन्हें दूर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आइंदा से आप अपनी हर शिकायत पहले कोतवाले शहर के सामने पेश कीजिए। अगर वो तवज्जो ना करे तो आप सीधी मेरे पास तशरीफ लाइए, मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। एक खातून ने जो पीछे खड़ी थी चीख के कहा, ऐ हमारे वजीर आजम, हम कोतवाले शहर के पास जाकर क्या करें? उस जालिम ने तो हमारे शोहरों को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया है। मगर क्यों? कोतवाले शहर ने ऐसा क्यों किया? सलाहुद्दीन ने दरियाफ्त किया। खातून जो अब आगे आ गई थी ने मतानत से कहा, ऐ मिस्र के महबूब वजीर आजम, आपका कोतवाले शहर कहता है कि उसे वजीर आजम ने हुक्म दिया है कि ऐसे तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए जिनका ताल्लुक मिस्र के पहले वजीर आजम से था, मगर हमने तो कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया। सलाहुद्दीन ने खुद कलामी के अंदाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज उस खातून तक पहुंच गई जो सलाहुद्दीन से गुफ्तगू कर रही थी। उस खातून ने फौरन मुतालबा किया, वजीर आजम, सही इंसाफ के लिए शहर के कोतवाल को बुलाकर हमारे सामने पूछा जाए। खातून, सलाहुद्दीन ने मतानत से कहा, आप सही इंसाफ का मुतालबा फरमा रही हैं, लेकिन इंसाफ ना सही होता है और ना गलत। इंसाफ सिर्फ इंसाफ होता है, खा वो किसी के सामने में हो या उसकी अदम मौजूदगी में। आप इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, इसलिए शहर के कोतवाल से आपके सामने ही जवाब तलब किया जाएगा। सलाहुद्दीन जिस वक्त मेहमान खाने से उठ के दारुल वजारत के सदर दरवाजे पर गया था तो उस वक्त तक कई अमायदीन सल्तनत दारुल वजारत पहुंच चुके थे और वो सब उस वक्त सलाहुद्दीन के साथ ही खड़े थे। फिर भी सलाहुद्दीन ने उनकी बजाय एक गुलाम को हुक्म दिया कि तमाम खवातीन को दारुल वजारत के अंदर माकूल जगह बिठाया जाए और उनकी जरूरी खातिर मुदारात की जाए। उसने दूसरा हुक्म यह दिया कि कोतवाले शहर को फौरन हाजिर किया जाए। उसके बाद वो उस खातून के अलावा कुछ और खवातीन को साथ लेकर मेहमान खाने वापिस आ गया। अमायदीन सल्तनत उसके पीछे पीछे चल रहे थे। मोहतमिन खिलाफत बहुत घबराया हुआ था, इसलिए कि दारुल वजारत के सदर दरवाजे पर इससे पहले कभी कोई मुजाहिरा नहीं हुआ था। कोतवाले शहर हाँपता कामता मेहमान खाने में पहुंचा तो सलाहुद्दीन ने उसे संभलने का मौका भी ना दिया और पुररौब लहजे में सवाल किया, तुमने किसके हुक्म से मलिक शावर के दोस्तों, शनासाओं और उसकी वजारत के अफसरों को कैद में डाला है? कोतवाले शहर और ज्यादा घबरा गया। उसने माफी मांगने ही में बेहतरी देखी और गिड़गिड़ाया, ए मलिकुल नासिर वजीर आजम सल्तनत मिस्र, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी सबको रिहा किए देता हूँ। कोतवाले शहर, सलाहुद्दीन ने डपट कर कहा, जानते हो तुम्हारी इस गलती ने शहर में क्या तूफान बर्पा किया है। घर घर मातम हो रहा है और मुअज़्ज़ज़ीन खवातीन घरों से निकलकर दारुल वजारत का दरवाजा खटखटा रही हैं। हमने आम रिहाई का हुक्म दिया था, लेकिन तुमने रिहाई के हुक्म को गिरफ्तारी और कैद में बदल दिया। तुमने गलती की है और इसकी सजा भी पाओगे। मुझे माफ किया जाए वजीर आजम, मैं बाल बच्चे वाला हूँ, आइंदा कभी ऐसा ना होगा। कोतवाले शहर जमीन पर गिर के सजदे में पहुंच गया। सीधा खड़ा हो, खबरदार जो सजदे में गया, सजदा सिर्फ खुदा का जायज है। फिर सलाहुद्दीन ने मोतमिन खिलाफत को हुक्म दिया, कोतवाले शहर को गिरफ्तार करके उस कैद खाने में रखा जाए जहां इसने उन बेगुनाहों को कैद कर रखा है जिनकी बेगमात दारुल वजारत पर फरियादी बन के आई हैं। मोतमिन खिलाफत ने गुलामों को इशारा किया और कोतवाले शहर वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। कोतवाले शहर की गिरफ्तारी से अमायदीन सल्तनत के कान और आंखें भी खुल गईं। उन्हें मालूम हो गया कि सलाहुद्दीन और मलिक शावर में जमीन और आसमान का फर्क है। सलाहुद्दीन अपने हुक्म पर फौरी अमल चाहता है, लेकिन इस हद तक जिसका जिक्र हुक्म में मौजूद हो। तावीलों और अंदाजों का दौर खत्म हो गया और अगर मिस्री हुकूमत की मुलाजमत करना है तो आंखें और कान खोल कर रखो, वरना कोतवाले शहर जैसा अंजाम होगा। सलाहुद्दीन ने कोतवाले शहर की गिरफ्तारी का हुक्म उन्हीं औरतों के सामने दिया था। उनकी बाछें खुल गई। उनके शोहरों की रिहाई का न सिर्फ हुक्म हुआ था बल्कि जालिम को उसके किए की फौरी सजा भी मिल गई। यह और बात है कि जब कोतवाले शहर की बीवी और 5 साला बच्चे ने दारुल वजारत आके माफीनामा पेश किया तो सलाहुद्दीन मासूम बच्चे की आंखों में आंसू ना देख सका। उसने कोतवाले शहर को रिहा करने का हुक्म दे दिया
लेकिन इस शर्त के साथ कि अब वो शहर काहिरा में ना रहेगा और दरियाए नील के उस पार जीजा जाकर एक नई जिंदगी शुरू करेगा। जीजा का शहर दरअसल काहिरा ही का एक हिस्सा था। दरियाए नील के मशरकी हिस्से की आबादी को काहिरा और मगरबी हिस्से को जीजा कहा जाता था। जीजा में मिस्र के कई बड़े बड़े अहराम हैं। नुमाइंदा खवातीन ने वापस होकर अपनी साथियों को ये तमाम हाल सुनाया तो उन्हें मुश्किल ही से उस पर यकीन आया। उनकी मुसर्रतों का कोई ठिकाना ना था। सलाहुद्दीन उनके लिए वली का दर्जा इख्तियार कर गया। रिहा होने वाले सलाहुद्दीन के ऐसे मती हुए कि आइंदा उन्होंने हर मौके पर उसका साथ दिया। सलाहुद्दीन को कासिमुल हुसैन से फिर मुलाकात का मौका ना मिल सका। उसे कासिम का कोई पता ठिकाना भी मालूम ना था कि वो उसे बुलवा ले। कासिमुल हुसैन को अपनी बीवी मरियम की तरफ से वाकई बड़ा धोखा हुआ था। मरियम के माँ बाप और 2 भाई कट्टर किस्म के नसरानी थे। वो अगरचे सिकंदरिया के कदीम बाशिंदे थे, लेकिन उनका राब्ता एमालरिक शाह यरूशलेम से था। बल्कि यूं कहना चाहिए कि ये पूरा घराना शाह यरूशलेम का मुलाजिम था और इसका हर फर्द शाह यरूशलेम के लिए जासूसी करता था। कासिमुल हुसैन को तो मरियम से वाकई मोहब्बत हो गई थी, लेकिन मरियम को उससे कोई इलाका ना था। मगर चूंकि सिकंदरिया पर मिस्रियों का कब्जा था, इसलिए वो हर मुसलमान से खुशदिली से मिलती थी। उसकी उस खुशदिली को कासिमुल हुसैन मोहब्बत समझ बैठा और उसे अपनाने के जोड़ तोड़ करने लगा। मरियम अजीब मखमसे में फंस गई थी। एक तरफ उस पर घर वालों की तरफ से जोर पड़ रहा था कि वो कासिमुल हुसैन से मेल जोल खत्म कर दे, दूसरी तरफ वो कासिमुल हुसैन से एकदम ताल्लुक खत्म नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कासिमुल हुसैन की नाराजगी उसके और उसके घर वालों के लिए किसी वक्त भी मुश्किलात पैदा कर सकती थी। इस तरह मरियम 2 कश्तियों में सवार थी। फिर जब सलाहुद्दीन सिकंदरिया का गवर्नर मुकर्रर हुआ और मरियम को मालूम हुआ कि कासिमुल हुसैन ने शामी लश्कर में मुलाजमत कर ली है, तो उसने हालात को दूसरा रुख दे दिया। उसने मंसूबे में अपने घर वालों को भी शरीक कर लिया। फिर तय ये पाया कि कासिमुल हुसैन की दिलदारी की जाए और अगर कासिमुल हुसैन शादी की जिद करे तो मरियम उससे शादी करके दमिश्क जाने की कोशिश करे। हालात बिल्कुल उसी रुख पर चले। मरियम के वालिदैन ने अपना रवैया बदल दिया और मरियम और कासिमुल हुसैन की मुलाकातों पर जो कदगन थी वो खत्म हो गई। कासिमुल हुसैन जब मरियम के घर जाता तो उसकी आओ भगत की जाती। बात आखिर बढ़ते बढ़ते शादी तक पहुंची। मरियम के वालिदैन ने उसे शादी की इजाजत दे दी। फिर कासिम के कहने पर मरियम ने अपना मजहब भी तब्दील कर लिया। उसका नाम मुसलमानों में भी राइज था, इसलिए नाम की तब्दीली की जरूरत ना पड़ी और मरियम ईसाई से मुसलमान हो गई। फिर जब कासिमुल हुसैन ने दमिश्क जाने का इरादा किया तो मरियम भी तैयार हो गई। उसने ये तमाम ड्रामा तो इसी वजह से किया था। मरियम का रवैया अपने शोहर के साथ इस कदर मोहब्बत आमेज था कि कासिमुल हुसैन को उस पर जरा भी शक न हुआ। वो मरियम को अपने साथ दमिश्क ले गया और दोनों मियाँ बीवी बज़ाहिर हंसी खुशी रहने लगे। कुछ दिन इस तरह गुजरे थे कि कासिमुल हुसैन को अपनी बीवी पर शुबह हुआ। शुबह की असल वजह यह थी कि एक दूसरे मोहल्ले की औरत मरियम के पास आने लगी, जो घंटों उसके पास बैठी रहती और दोनों पता नहीं किस मौजू पर गुफ्तगू करती रहती। कासिमुल हुसैन ने तहकीक हाल के लिए एक दिन उस औरत का ताक़ुब किया तो मालूम हुआ कि उसका घर दमिश्क के एक दूर दराज नसरानी मोहल्ले में है। इससे यह साबित हो गया कि मरियम एक ईसाई औरत से मिलती है। कासिम ने जब इस बारे में मरियम से पूछा तो उसने बड़ी मोहब्बत से उसके गले में बाहें डालकर बताया कि यह ठीक है कि वो ईसाई औरत है, लेकिन वो बहुत नेक है और इतनी दूर से उसे मिलने आती है। उसने औरत की तरफ अपने झुकाव का ये सबब बताया कि वो घर में अकेली रहती है। मोहल्ले की औरतें शायद उससे परहेज करती हैं, क्योंकि सबको ये मालूम है कि मरियम ईसाई मजहब से मुसलमान हुई है, इसलिए वो अपनी तन्हाई दूर करने के लिए उस औरत से मिलती है। कासिमुल हुसैन का शक दूर हो गया और बात आई गई हो गई। लेकिन कुछ दिन बाद जब वो आमिर गरबी के घर से रात गए वापिस आया तो उसने देखा कि उसके घर में उस औरत के अलावा एक ईसाई मर्द भी मौजूद है। कासिमुल हुसैन अपने दोस्त के घर मुबारकबाद देने गया था, क्योंकि आमिर गरबी के पहला लड़का पैदा हुआ था। उस रात कासिमुल हुसैन को आमिर के घर ही में कयाम करना था, क्योंकि आमिर ने एक बड़े जश्न का एहतमाम किया था। लेकिन कासिमुल हुसैन का जी कुछ ऐसा घबराया कि वो जश्न छोड़ के घर वापिस आ गया। मरियम उसकी अचानक वापसी से परेशान हो गई, लेकिन उसने फौरन बात संभाली और कासिम को समझाया कि औरत के साथ जो मर्द है वो उसका सगा भाई है और रात हो जाने की वजह से वो अपनी बहन को लेने आया है। उसकी आंखों में मरियम की मोहब्बत का पर्दा पड़ा था। वो मुतमईन हो गया और इस मर्तबा भी बात आई गई हो गई। मर्द कितना ही सीधा और मोहब्बत करने वाला हो, लेकिन अगर उसे एक बार शुबह हो जाए
तो फिर वो मुश्किल से ही निकलता है। मरियम के मामले में तो ये दूसरी बार हुआ था। कासिम वक्ती तौर पर तो मुतमईन हो गया, लेकिन दूसरे ही दिन उसका दिमाग घूम गया। उसने मरियम से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खोज में लग गया। जब उसने ज्यादा जुस्तजू की तो उसे मालूम हुआ कि उसकी अदम मौजूदगी में बाज मशकूक किस्म के लोग उसके घर आते हैं। उन्हीं दिनों दमिश्क में दुश्मन मुल्कों के जासूसों की पकड़ धक्कड़ शुरू हुई। उस सिलसिले में जो लोग पकड़े गए उनमें कासिमुल हुसैन को वो शख्स भी नजर आया जिसे मरियम अपनी ईसाई सहेली का भाई बताती थी। उस हादसे से कासिमुल हुसैन बहुत ज्यादा मोहतात हो गया। उसने मरियम को सख्ती से मना किया कि वो उस औरत को घर में कतई ना आने दे। इससे मियाँ बीवी में पहली मर्तबा इख्तलाफ पैदा हुआ तो इतना बढ़ा कि एक दिन कासिमुल हुसैन की अदम मौजूदगी में मरियम घर से गायब हो गई। उस सान्हे ने कासिमुल हुसैन को नीम पागल कर दिया। उसने अपने तमाम हालात से आमिर गरबी को आगाह किया। उसने मशवरा दिया कि पहले दमिश्क में तलाश करो, अगर वो यहां ना मिले तो सीधा काहिरा जाओ और अपने आका अमीर सलाहुद्दीन की मदद से मरियम को तलाश करो। अगर वो बेवफा और जासूस है तो कैफरे किरदार तक पहुंचाओ। कासिमुल हुसैन ने दमिश्क का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर गोहरे मकसूद हाथ न आया। उसने भेस बदला और फकीर बनकर ईसाई मोहल्लों में गया, लेकिन ला हासिल। उसे ना मरियम कहीं दिखाई दी और ना वो मर्द और औरत दिखाई दिए जो मरियम के पास आते थे। आमिर गरबी अगरचे अपने बाल बच्चों में उलझा हुआ था, फिर भी उसने कासिमुल हुसैन का बड़ा साथ दिया और जगह जगह उसके साथ मारा मारा फिरा, मगर कुछ नतीजा बरामद ना हुआ। दमिश्क में नाकाम होने के बाद उसने काहिरा का रुख किया। जिस वक्त मलिक शावर कत्ल हुआ, कासिमुल हुसैन काहिरा में था। उसने सलाहुद्दीन को कई बार देखा था, लेकिन सलाहुद्दीन से गुफ्तगू करने की उसमें हिम्मत ना थी। आखिर उसने तय किया कि पहले वो अपने तौर पर मिस्र में मरियम को तलाश करे और अगर यहां भी नाकामी हो तो सलाहुद्दीन से अपनी दास्ताने अलम सुनाकर मदद मांगे। सलाहुद्दीन को काहिरा में देखकर उसे ये ढारस जरूर हो गई थी कि खुदा न खास्ता वो किसी मुश्किल में गिरफ्तार हुआ तो सलाहुद्दीन उसे जरूर बचाएगा। ये हौसला होते ही वो काहिरा से सिकंदरिया पहुंचा। वहां भी उसने एक मलंग का चोला पहना और नसरानी मोहल्ले में दाखिल हो गया। ये मोहल्ले, सड़कें और गलियां उसकी देखी हुई थी। घूमता फिरता वो मरियम के घर पहुंचा और तमाम दिन छुपा हुआ घर में आने जाने वालों को देखता रहा। उसने मरियम की मां को देखा, बाप भी नजर आया, दोनों भाई भी आते जाते दिखाई दिए, लेकिन मरियम किसी वक्त नजर नहीं आई। ऐसा मालूम होता था कि मरियम सिकंदरिया में नहीं थी, या यूं कहना चाहिए कि वो एहतियातन सिकंदरिया ना आई हो, मगर कासिमुल हुसैन को किसी तरह इत्मीनान ना हो रहा था। इस दौरान कासिमुल हुसैन ने अमीर सलाहुद्दीन से कई बार मिलने की कोशिश की। सलाहुद्दीन उस वक्त मिस्र का वजीर आजम हो गया था और उसकी जिम्मेदारियां इस कदर बढ़ गई थी कि उसे मरने की भी फुर्सत ना थी। सलाहुद्दीन से मिलने पर कोई पाबंदी ना थी, हर शख्स उसे बेधड़क मिल सकता था। लेकिन कासिमुल हुसैन जब भी दारुल वजारत पहुंचा, उसने सलाहुद्दीन के गिर्द लोगों का हजूम देखा। ऐसी सूरत में वो किस तरह अपनी बकिया दास्तान सुना सकता था। ये बातें तो बड़े इत्मीनान की थी, और इत्मीनान ना कासिमुल हुसैन को था और ना सलाहुद्दीन को। चुनाचे कासिमुल हुसैन ने फिलहाल वजीर आजम से मुलाकात का ख्याल मुलतवी कर दिया। उसने फैसला किया कि पहले वो अपने तौर पर कोशिश करेगा और अगर उसे बिल्कुल कामयाबी ना हो सकी तो वो फिर सलाहुद्दीन से मिलने की कोशिश करेगा। सलाहुद्दीन के वजीर आजम होने से कासिमुल हुसैन के हौसले बढ़ गए थे। अगर सलाहुद्दीन वजीर आजम ना होता तो कासिमुल हुसैन कभी ईसाई मोहल्लों का रुख भी ना करता, क्योंकि ईसाइयों में आपस में बड़ा इत्तेहाद था। वो अगर कासिमुल हुसैन को पकड़कर कत्ल भी कर देते तो भी कोई पता ना लगता, मगर अब कासिमुल हुसैन अक्सर मरियम के मोहल्ले और आसपास के दूसरे मोहल्लों में चक्कर लगाता। उससे अब तक किसी ने पूछगछ ना की थी। एक तो उसका फकीराना हुलिया इस कदर गंदा था, लोगों को उसकी तरफ नजर उठाने से भी घिन आती थी। दूसरे कासिमुल हुसैन की बड़ी हुई एहतियात ने भी उसे अब तक लोगों की नजरों से बचाए रखा था। कुछ दिन बाद उसे अपनी उस हालत से खुद नफरत हो गई। उसने फकीरों का लिबास फाड़ डाला और शरीफाना कपड़े पहने। पहले वो दारुल वजारत गया। वजीर आजम सलाहुद्दीन अभी बरामद नहीं हुआ था। साइल मर्द और खावातीन राहदारी में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। सलाहुद्दीन सुबह को सबसे पहले लोगों के मसाइल सुनता, उसका सेक्रेटरी साथ होता और हर साइल के बारे में अहकामात लिखता जाता। ये उसने अपना तरीका बना लिया था। साइलों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी, क्योंकि सलाहुद्दीन अपने अहकाम का बड़ी सख्ती से मुहासबा करता था, इसलिए वो आवाम को परेशान करने की कोशिश ना करते। सलाहुद्दीन की उस रोज की कचहरी ने जहां लोगों को सस्ता और जल्द इंसाफ मुहैया किया था, वहां सल्तनत के कारिंदों का जहन भी तब्दील होना शुरू हो गया था।